पहला सवाल है कि भावात्मक प्रज्ञता का क्या मतलब है? क्या है बताइए? इमोशनल इंटेलिजेंस का ही अनुवाद एक बार भावनात्मक प्रज्ञता या भावात्मक प्रज्ञता हो गया था। इसे मैं आपसे कहता हूँ कि बार-बार जब भी पेपर देखें ना उसको इंग्लिश में भी देख लें प्रश्न को, तो उससे डाउट नहीं होगा। इमोशनल कंटेजियन को फिर से समझा दीजिए, भावनात्मक नकल। इसका मतलब आमतौर पे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, किसी व्यक्ति को किसी भावनात्मक स्थिति में देखा और बिना उस वजह को समझे, बिना उस मनःस्थिति को समझे, उसके व्यवहार की नकल करने लगना, इसको बोलते हैं भावनात्मक नकल। जैसे किसी रोते हुए व्यक्ति को देखकर रोने लगना। कुछ बड़े लोग भी कर सकते हैं, मतलब जनरली बच्चों के बारे में कहते हैं। अगर शोले फिल्म देखी हो, देखी आप लोगों ने? उसमें एक दृश्य है जिसमें जो खलनायक है, जिसका नाम गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह के पास 3 उसके लोग आए हैं, खाली हाथ आ गए हैं वापस। उनको भेजा था वसूली करने के लिए, वो खाली हाथ लौट के आ गए। तो गब्बर सजा देने वाला उससे पहले संवाद कर रहा है, उसने पूछा तीनों आ गए खाली हाथ? उसके बाद वो जोर से हंसने लग गया, है ना? ध्यान है। लेकिन रोचक बात है, बाकी सबको पता है सीरियस मामला है इस समय, लेकिन जब वो जोर जोर से हंसा 4 बार, सब हंसने लग गए। अंदर से हंसी नहीं आ रही है, लेकिन किसी को जोर जोर से हंसते हुए देखकर बिना उस मनःस्थिति को समझे वो भी हंसने लग गए, तो इसको हम कहेंगे ये कुछ कुछ इमोशनल कंटेजियन जैसी स्थिति है। और उसके बाद जब सब हंसने लग गए तो फिर से काम कर दिया अपना। क्या काम किया? ठाई ठाई ठाई, खत्म बात। 3 आदमी 3 गोली, बस। लड़कियों की लंबाई कम होती है, इसका वजह इसकी मैं जो उसी मजाक में कहा था ना, उसकी वजह किसने भेजी? प्रारंभिक रूप से श्रम विभाजन में पुरुषों को ऐसे कार्य मिले जो उनकी शारीरिक शक्ति को सुदृढ़ करते थे। इस क्रम में जिस प्रकार जिराफ ने अपनी गर्दन का अनुकूलन किया, उसी प्रकार यह परिणाम भी सामने आया। मतलब जिराफ की गर्दन की लंबाई बढ़ने और महिलाओं की लंबाई कम होने के पीछे इवोल्यूशन के रीजन सही कहना चाह रहे हैं। लेकिन इवोल्यूशन पे कई सवाल है। जैसे गाय को शेर हमेशा खाता रहा, पर इवोल्यूशन में ऐसा नहीं हुआ कि गाय पेड़ के ऊपर चढ़ जाए। क्योंकि इवोल्यूशन में ऐसा हो सकता था कि गाय भी बंदर की तरह पेड़ के ऊपर चढ़ जाती। तो इवोल्यूशन की थ्योरी में हर चीज की व्याख्या नहीं होती। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हो गई, गधे की नहीं हुई, इसका क्या जवाब होगा? क्योंकि ऊपर जो फल थे वो तो गधे के लिए ऊपर थे, गधे ने भी काफी कोशिश की होगी ऐसे खाने की, उसकी गर्दन तो वहीं रह गई, तो क्योंकि वो गधा था। तो जिराफ की गर्दन कुछ प्रश्नों का उत्तर है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि इससे हर प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। कुछ प्रश्नों का जवाब उससे निकल जाता है। महिलाओं को अनेक जैविक क्रियाओं से गुजरना पड़ता है जो उनकी शारीरिक स्थिति में निर्णायक भूमिका निभाती हैं, और ओशो ने इसे जीन्स के हेरफेर का परिणाम बताया है। यदि ये सब कारण ना हो तो अपना पक्ष प्रस्तुत करें। मेरे को पक्ष है नहीं, मैं तो वैसे मजाक में पूछ लिया था आपसे कि क्या कारण है, सही बताइए मुझे। ये सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज का मसला है या बाकी स्पीशीज में भी है? तो यदि ये अंतर बाकी मैमल्स में भी है, बाकी जीवों में भी हैं, तब फिर ये व्याख्या चल नहीं पाएगी कि महिला को ये सोशल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। देखिए, जो भी अंतर सारी स्पीशीज में है उसके रीजंस बायोलॉजी में ढूंढने पड़ेंगे, और जो अंतर केवल ह्यूमन स्पीशीज में है उसका अंतर सोसाइटी में खोजना पड़ेगा, उसकी वजह सोसाइटी में मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से यदि हाइट कम है एवरेज महिलाओं की, और यदि ये लक्षण बाकी स्पीशीज में भी है, तो इसका मतलब इसका रीजन बायोलॉजी में है, या कम से कम उसका एक कारक बायोलॉजी में है, पूरा ना भी हो तब ये फैक्टर तो होगा ही होगा। इस वजह से हम ये दावा नहीं कर सकते जो आप कर रहे हैं। चलिए, श्रद्धा और वफादारी में क्या अंतर है? वाह। श्रद्धा होती है किसी बड़े के प्रति, बड़े का मतलब उम्र में जरूरी नहीं है, जो कर्मों में आपसे बड़ा हो। उम्र में छोटा, कर्मों में बड़ा, तो भी श्रद्धा हो सकती है। उम्र में बड़ा, कर्मों में छोटा तो नहीं होगी। जो कर्मों में आपकी निगाह में आपसे ऊंचा है, या गुणों में, चरित्र में, किसी भी चीज में, उसके प्रति आपके मन में जो एक स्टेबल फीलिंग रहती है उसको बोलते हैं श्रद्धा। वफादारी बड़ों को लेकर नहीं होती है। वफादारी आमतौर पर ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ, या 2 व्यक्तियों के बीच में, या व्यक्ति और संस्था, व्यक्ति और देश, व्यक्ति और समुदाय के बीच में भी हो सकती है, पर उस केस में व्यक्ति की ओर से होगी, तब समुदाय की ओर से अपेक्षा नहीं होगी, देश की ओर से नहीं होगी। तो 2 व्यक्तियों में आपस में हो सकती है, या किसी व्यक्ति में किसी गैर व्यक्ति के प्रति, देश, संस्था, ध्वज किसी के प्रति हो सकती है। वफादारी का व्यापक मतलब है कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, और वफादारी का संकीर्ण मतलब जो आपकी उम्र में ज्यादा चलता है वो है कि 2 लोग अगर प्रेम में हैं तो एक दूसरे के प्रति निष्ठा के संबंध में हो, एक साथ मल्टीपल गेम्स ना खेल रहे हो। अगर ये स्थिति है तो हम बोलेंगे कि वफादारी का मामला है। बावफा होना वफादारी है, और बेवफा होना क्या है? गैर वफादारी है ना? चलिए, यदि कोई व्यक्ति किसी एक विषय में सहिष्णु नहीं है, जैसे धर्म के संदर्भ में वह कट्टर है, तब उसे सहिष्णु कह सकते हैं या नहीं? तो ये कहेंगे कि इस पक्ष में सहिष्णु नहीं है, बाकी पक्ष में है, ऐसा तो हो सकता है। अफेक्शन, इमोशन और फीलिंग्स में अंतर स्पष्ट करें। देखो, फीलिंग और इमोशन तो नहीं, समानार्थक नहीं है। फीलिंग का मतलब है एक क्षणिक सी अनुभूति जो मन में आती है। इमोशन एक स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स आती जाती हैं, इमोशंस रहते हैं। किसी इमोशन का किसी खास मोमेंट पे व्यक्त हो जाना फीलिंग है। तो जैसे कहते हैं ना कि स्थायी भाव मन में है, वो इमोशंस हैं, भाव है मन में। उस भाव का किसी क्षण विशेष में प्रस्फुटित हो जाना, व्यक्त हो जाना, सामने आ जाना, उसे हम महसूस करना कह देते हैं, तो अंग्रेजी में फीलिंग कह लीजिए। अफेक्शन और इमोशन लगभग बराबर है, पर मेरे ख्याल से अफेक्शन का मतलब हुआ कि इमोशंस की पूरी दुनिया का जो ग्रुप है उसको बोलेंगे अफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जो मैं समझ पा रहा हूँ।
तो अफेक्शन में इमोशंस की दुनिया से जुड़े सारे पक्ष आ जाएंगे, फीलिंग भी आ जाएगी, इमोशन भी आ जाएगा, राइट ब्रेन भी आ जाएगा। और फीलिंग एक छोटा पक्ष है जो किसी इमोशन का किसी खास मोमेंट पे व्यक्त होना है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो क्या यह जरूरी है कि उसके अंदर एम्पैथी भी होगी? इमोशनल इंटेलिजेंस अगर है तो एम्पैथी होना तो अनिवार्य है, उसके बिना तो हो नहीं सकती है। ये हो सकता है कि उसके अंदर केवल कॉग्निटिव एम्पैथी हो, इमोटिव एम्पैथी ना हो। कॉग्निटिव का मतलब वो ये समझ पा रहा है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ये भी जरूरी नहीं है कि वो वंचित वर्गों के प्रति एम्पैथी से भरा हो, ऐसा हो सकता है कि ना हो, कमी ना हो, एक नंबर का घटिया इंसान हो, ये हो सकता है। लेकिन उसमें एक क्षमता जरूर होगी कि वह दूसरे व्यक्तियों के मन को टटोल सके और उनकी मन की स्थितियों को अपने पक्ष में यूज या मिसयूज कर सके। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस विदाउट एम्पैथी ये मीनिंगलेस बात है, एम्पैथी उसमें होगी ही होगी। दूसरा, हमें लगता है कि कोई व्यक्ति सहिष्णु हो तो इस सहिष्णुता के कारण वह दब्बूपन का शिकार हो सकता है। अभी हाँ, इस पर बात करेंगे, आज करनी है बात, हमें यहीं से शुरू करना है। तीसरा, सरकार के दबाव में आकर प्रशासनिक अधिकारी कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं जो सरासर गलत है, तो प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया गया यह कृत्य नैतिक होगा या अनैतिक? उदाहरण, जबरन किया गया नशाबंदी, अच्छा नसबंदी कहना चाह रहे हैं, लिख दिया है नशबंदी। हाँ, वो तो गलत है। इसलिए सबसे अच्छा क्या है, जैसे कश्मीर के मामले में 2 IAS अधिकारियों को लगा कि ये गलत हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बुलंद तरीका है कि मैं सरकार से सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं इस सरकार का काम नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं सरकार की नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। ये होता है साहस, करेज ऑफ कन्विक्शन, ये होता है। लेकिन सरकार के दबाव में आके कुछ ऐसा करना जो आप करना चाह नहीं रहे थे। देखो, IAS और IPS के पास इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि सरकार उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, अगर वो ठीक है तो यदि सरकार कोई गलत निर्णय दे, गलत फैसला करे, तो उसके पास कागजी कार्रवाई करने के इतने विकल्प होते हैं कि वो उस चीज से खुद को अलग कर सकता है। उसके लिए हौसला चाहिए, साहस चाहिए। तो सरकार ने दबाव बनाया, आपने किसी का मर्डर कर दिया, फिर आप कहें कि मैं दबाव में आ गया था, ये नहीं चलेगा, फिर तो फंसना पड़ेगा। इससे अच्छा तरीका है कि सरकार के दबाव में न झुके। जब IAS बने हैं तो रीढ़ की हड्डी तो होनी चाहिए ना, रीढ़ की हड्डी लेके जाइए, उसे यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। और सरकार का दबाव झेलने के लिए आपको पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा है। अनुच्छेद 312 बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है, उसके आसपास के 1-2 आर्टिकल्स और भी हेल्प करते हैं, 311 भी हेल्प करता है, तो वो सब भी महत्वपूर्ण है। आधुनिकता व पश्चिमीकरण को संक्षेप में बता दो सर, क्या किसी व्यक्ति की वेशभूषा को देखकर उसे मॉडर्न कहा जा सकता है? कुछ नहीं है, ये है आधुनिकता, ये है पश्चिमीकरण, हो गया खत्म, इतना ही होता है, सो सिंपल। जो लॉजिकल है, एम्पायरिकली ठीक है, तार्किक रूप से ठीक है, उसको हम बोलेंगे मॉडर्न। समय के साथ जो भी चीज लॉजिकली एम्पायरिकली अच्छी है वो मॉडर्न है। जो चीज पश्चिम से आई है वो वेस्टर्न है। जो चीजें पश्चिम से आई हैं और मॉडर्न हैं वो वेस्टर्न और मॉडर्न है। जो पश्चिम से भी नहीं आई हैं, मॉडर्न भी नहीं है, ना वेस्टर्न है ना मॉडर्न है, सो सिंपल। जैसे गणित का कोई सिद्धांत, साइंस का कोई सिद्धांत जिसकी रिसर्च पश्चिम में हुई और जिसको हमने यूज किया, वो पश्चिमी भी है, मॉडर्न भी है, इसमें क्या समस्या है? हम तो साइंस जो पढ़ते हैं उसमें ठीक ठाक हिस्सा वहां से आता है ना। एलोपैथी को यूज करते हैं तो पश्चिम से आया है, मॉडर्न है, तो वेस्टर्न मॉडर्न है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मॉडर्न है, हमारी परंपरा की हैं, आज भी ठीक चल रही हैं, वो इंडियन मॉडर्न है। जैसे प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है, नेचर के साथ, उस मामले में हम पश्चिम से बेहतर हैं। सहिष्णुता पश्चिम को हमसे सीखनी पड़ेगी, तो उसमें हम क्या हैं, आधुनिक हैं लेकिन पश्चिमी नहीं है। और कोई ऐसा गधापन जो पश्चिम से लिया किंतु जिसके कोई तर्क नहीं है, व्याख्या नहीं है, लेकिन ले लिया है, वो वेस्टर्न है किंतु मॉडर्न नहीं है। जैसे बहुत सर्दी के मौसम में स्कूल की लड़कियों की यूनिफॉर्म में स्कर्ट लगाना, जो मीनिंगलेस बात है। गर्मियों के मौसम में मई जून जुलाई के मौसम में वकीलों का काला कोट पहन के कोर्ट में प्रैक्टिस करना, ये वेस्टर्न है पर मॉडर्न नहीं, क्योंकि इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। जजेस को माई लॉर्ड कहना, जो हमने सीखा इंग्लैंड से, क्योंकि वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स होते हैं, इसलिए वो लॉर्ड्स हैं। तो माई लॉर्ड जजेस को हम कहते हैं यहाँ पर, जो पश्चिम से सीखा है। तो आधुनिकता का जो हिस्सा पश्चिम से लिया वो ये वाला है। आधुनिकता का जो हिस्सा खुद ईजाद किया है, कहीं और से लिया, वो ये वाला है। पश्चिम का वो हिस्सा जो लॉजिकल नहीं है पर हमने ढो लिया, वो ये वाला हिस्सा है। क्लैरिटी है? जब भी दो कंसेप्ट में दिक्कत हो, गोला खींच के देखो कि गोला गोले में है, गोला गोले के बाहर है, गोला गोले को काटता है, या गोले गोले पर है। यही 4 संबंध बन सकते हैं। अब शुरू करने का समय आ गया है जी। हाँ, इनके 2 सवाल हैं। पहला, करुणा की थकान क्या सभी व्यक्तियों के जीवन में आती है? नहीं, ये उसके जीवन में आएगी जो जिस विषय पर करुणा से भरा है, उस विषय का एक्सपोजर इतना ज्यादा हो जाए कि एक समय के बाद रूटीन हो जाए उसके लिए। आप जिन चीजों को लेकर संवेदनशील हैं, अगर वो आपका रूटीन वर्क हो जाएगा तो आपके अंदर संवेदनाएं बंद हो जाएगी। लेकिन जिसके पास रूटीन वर्क नहीं है उस तरह का, उसको ये थकान नहीं होगी, क्योंकि वो कभी कभी कर रहा होगा, वो दिक्कत उसको नहीं आएगी। सेकंडली, ये कह रही है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी खास वर्ग से है, वंचित वर्ग से है, अगर वो उसी वंचित वर्ग के लिए काम करता है, क्या उसको भी करुणा की थकान होगी? उसको भी हो सकती है, एक समय के बाद हो सकती है। जैसे ही ओवरडोज हो जाएगी ना, उसको थकान होने लगेगी और फिर कभी कभी चिढ़ भी होने लगेगी उसी समुदाय से, जिस समुदाय से वो है और जिस समुदाय के लिए काफी कुछ करना चाहता है। ऐसा एकदम हो सकता है, मतलब हमारी मनोविज्ञान में ऐसी स्थितियां बनती हैं, आराम से बनती हैं। सिंपल एग्जांपल इसे लीजिए ना, कोई महिला अधिकारी है, उसके जीवन का सपना है महिलाओं के लिए जीवन को आसान बनाना है, मुझे अपने जिले में रात दिन महिलाओं के लिए काम करती है। क्योंकि वो रात दिन महिलाओं के लिए काम करती है, इसलिए जिले में जिस भी महिला को जरा भी दिक्कत होती है उसे घर पहुंच जाती है। छोटी छोटी बातें महिला पहुंच जाती है उसे घर की, मैडम ये हो गया, मैं महिला हूँ,
मतलब पति से कहा सुनी हुई तो पहुंच गई उसके पास कि मेरे पति को लगाई दो, आप थोड़ा सेट कर दो उसको, ठीक कर दो उसको थोड़ा सा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इतना ज्यादा होने लगेगा कि वो चिड़चिड़ी हो जाएगी और एक समय के बाद 2-4 महीने खुद ही झपड़ मार के बता देगी, भागो यहाँ से, सवाया उठ के। ये स्वाभाविक है, ऐसा हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि कितनी डोज उसकी है। ओवरडोज होते ही जो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में कंपैशन फटीग, वो स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में जिस लड़की के साथ दुर्घटना हुई, यदि मान लीजिए उसको मौका मिलता कि वो महिलाओं की हेल्प कर पाती, ऐसी महिलाओं की जो इस स्थिति से गुजरी हैं, क्या उसको भी ये फटीग होती? मतलब ऐसा नहीं है इसका मतलब कि थकान हो गई तो हो ही गई। वो थकान भी क्षणिक होती है। थकान हुई, कुछ दिन का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर से वो स्थिति आ गई। तो थकान स्थायी वस्तु थोड़ा है, थकान भी तो एक टेम्परेरी फेज है ना, कुछ समय के लिए आया फिर निकल गया। लेकिन हाँ, इसका उत्तर यही है, इसी को भी हो सकता है। चलिए, आपके सवाल खत्म हो गए हैं, अब हम आगे आते हैं पाठ्यक्रम पर। तो आप ये बताएं कि हम आखिरी क्लास में कहाँ तक पहुंच पाए थे? टॉलरेंस चल रहा था, टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता। टॉलरेंस का भारत में, पश्चिम में वो सब डिस्कस कर लिया था हमने, कैसे कैसे वैल्यू डेवलप हुई। ठीक है, अब एक सवाल बचता है कि टॉलरेंस के फायदे हो गए थे शायद, बताते हैं नुकसान पे आना था। टॉलरेंस के नुकसान क्या होते हैं? अभी जब मैं क्लास के लिए आ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, होता नहीं वो ज्ञान आता रहता व्हाट्सएप पे, वैसे एक ज्ञान आया, छोटा सा एक वाक्य का ज्ञान आया जो इसी बारे में था। उसमें लिखा था कि जरूरत से ज्यादा सहनशील होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बिजली की जिस तार में करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े सुखाते हैं। क्या बात है ये, देखिए तार है बिजली की पर करंट नहीं है उसके अंदर, तो लोग क्या करेंगे, लोग ताक में रहते कपड़ा कहाँ सुखा दें, खटाक से सुखा देते हैं। याद रखना, ठीक है। तो इतना सहिष्णु होना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे बोलो, क्योंकि क्या बोला था, बिजली की जिस तार में करंट नहीं होता लोग उस पर कपड़े सुखाते हैं। तो इससे नुकसान क्या है? तो नुकसान भी उसी स्तर पर देखते हैं। पहला है निजी स्तर पर, दूसरा हो सकता है सामाजिक स्तर पर क्या नुकसान है, लगभग जो निजी होता है उसी का सोशल इंप्लीकेशन देख सकते हैं। और तीसरा प्रशासनिक स्तर पर क्या नुकसान है। प्रशासनिक में आप कह सकते हैं कि ऑफिस कल्चर के स्तर पर क्या नुकसान है। एक आपके पाठ्यक्रम में ना टॉपिक है वर्क कल्चर, टॉपिक नंबर 7 में आएगा, उसे ऑफिस कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वर्क कल्चर कुछ भी कह सकते हैं। और प्रशासनिक में एक तो ये हो गया ऑफिस कल्चर के स्तर पर, दूसरा प्रशासन के स्तर पर, यानी प्रशासन की जिम्मेदारियों के स्तर पर। तो इन 3-4 स्तरों पर एक 2 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो आप आराम से बात समझा सकते हैं। देखो, जब भी सहिष्णुता पर बात लिखनी हो ना, मैंने कई आंसर देखे हैं जो किसी कोटेशन से बात शुरू करते हैं, बड़ा फायदा होता है। कोई अच्छी कहानी रामायण महाभारत टाइप की, उसको भी इस्तेमाल करें तो अच्छा हो सकता है। अगर 150 शब्दों में लिखना हो ना तो आप ऐसा कोट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ाते हुए जो कहानी सबसे ज्यादा याद आती है वो है शिशुपाल की कहानी। आप जानते हैं शिशुपाल को? जानते हैं? तो कृष्ण और शिशुपाल की कहानी है। तो शिशुपाल जो एक अर्थ में कृष्ण का दूरस्थ रिश्तेदार था, बुआ का, हाँ ठीक बात, तो बहुत दूर भी नहीं है, बुआ का बेटा। तो ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि इसकी मौत कृष्ण के हाथों होगी, कि ये कुछ बदतमीजी करेगा और कृष्ण के हाथ में घूमता रहता चक्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल दें यार, चक्र घूम रहा तो सिर्फ इतना बोलना कि वहां जाओ। टेस्ला वाले क्या खा के सेल्फ ड्राइविंग कार बनाएंगे, सेल्फ ड्राइविंग चक्र था हमारे पास। तो देखो, अगर मोदी जी को पता लग गया, बोलेंगे कि पहला सेल्फ ड्रिवन व्हीकल हमारे देश में पैदा हुआ था, पुष्पक विमान के बाद की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण, लेकिन कृष्ण के दम था, हमेशा हाथ ऐसे रखना मजाक काम थोड़ा है। अपने बहुत टफ काम है, हमेशा हाथ ऐसे, और उसको रखा साइड में टांगा, फिर बांसुरी उठाई, तो हाथ उनका हमेशा ऐसे ही रहा या ऐसे रहा। तो कृष्ण से शिशुपाल की मम्मी ने रिक्वेस्ट की कि देखो कृष्ण, हम तो घर के लोग हैं, मेरे बेटे की कुंडली में लिखे तुम्हारे हाथों मरेगा, ये बदतमीज है मैं जानता हूँ, लेकिन इसको माफ कर देना। कुछ भी कहो, तुम्हारा छोटा भाई ही तो है, कजन ब्रदर ही तो है, थोड़ा माफ कर देना। तो कृष्ण ने बड़ा मुस्कुरा के कहा कि अरे बुआ जी क्यों परेशान होती हो, 100 बार माफ कर दूंगा, आप छोड़ो ना, एक बार क्या 100 बार माफ कर दूंगा, मेरे तो कजन है, क्या दिक्कत है, 100 बार माफ करेंगे। तो शिशुपाल की माँ बड़ी संतुष्ट हो गई, पर बकरी की माँ कब तक खैर मनाई। वो गलती पे गलती किए जा रहा। कृष्ण की अकाउंटिंग चल रही थी मन ही मन में, 62, 64, 65, 66, और धीरे धीरे करते करते एक दिन पूरा 100 हो गया। ये सोच रहा था कि तार सुखाने, मतलब कपड़े सुखाने वाली तार है कृष्ण को। तभी लाइट आ गई उसके अंदर, और फिर कृष्ण ने चक्र से बोला जा भाई काम निपटा के इसका। वो चक्र बहुत सही था, आदमी कहीं भी छुप जाए पीछे पीछे आता था। वो जीपीएस और सारा उसमें नेविगेशन वगैरह सब उसमें इनबिल्ट था, आदमी जहाँ जाएगा उसमें भी गर्दन पे ही जाता था, ये नहीं गलती से पैर काट के आ गया, ऐसा नहीं। नेविगेशन 5 मीटर वाला नहीं, बॉडी के अंदर भी गर्दन पे नेविगेट करना है, ऐसी नेविगेशन। और सीधे सीधे चक्र जा रहा है, वो आदमी घुस रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, चक्र पीछे पीछे जा रहा है, अंत में गर्दन काट के ही लौटा। सहिष्णुता एक सीमा से ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं कायरता। सहिष्णुता एक सीमा से ज्यादा हो तो बन जाती है कायरता। इसलिए कहा गया क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो चाहे तो इस कविता को ब्रैकेट में लिख देना। किसकी कविता जानते हैं? हाँ, रामधारी सिंह दिनकर। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जिस सांप के पास जहर है वो ना काटे तो मजे की बात है, जिसके पास है ही नहीं, वो कहीं काट नहीं रहा हूं तो क्या मतलब इस बात का। दम हो पर उसका इस्तेमाल न करें तो सहिष्णुता है, वरना कहेगी सहिष्णुता।
तो पहली चीज है कि अगर आप सहिष्णु हैं, अति सहिष्णु हैं, तो लोग आपको कायर समझेंगे, ऐसा हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि आप अच्छा इसी कायरता को आपने जो प्रश्न पूछा दब्बूपन कह दिया, तो आपको लोग दब्बू मान लेंगे, कायर मानेंगे, डरपोक मानेंगे, है ना, कुछ भी ऐसा जो भी शब्द आपको इनमें से प्रिय लगे, डरपोक, कायर, दब्बू, इनमें से कुछ ना कुछ मान लिया जाएगा। जबकि आप किसी का कुछ बिगाड़ सकते हैं, पर आपने तय किया कि आप अपनी शक्ति का मिसयूज नहीं करेंगे, और क्योंकि आपने तय कर लिया, सामने वाला उठपटांग करके किए जा रहा है, आप लगातार झेल रहे हैं, तो एक समय के बाद लोग मानने लगते हैं डरपोक आदमी है, इसके बस की बात नहीं है। इसलिए बीच बीच में ना सैंपल दिखाते रहना चाहिए। हर 6 महीने 1 साल में एक आध सैंपल दिखाते रहेंगे तो ये भरोसा बना रहेगा कि हाँ सहिष्णु है, डरपोक नहीं है। तो सैंपल्स देखते रहें, ठीक रहता है। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक की तरह एक आध सैंपल दिखाते रहिए। नहीं, मोदी जी के बारे में कोई ये तो नहीं कि कायर हैं, उनके तो साहस से लोग डरते हैं कि पता नहीं कब किस दिन साहस थोड़ा और बढ़ जाएगा ये तनाव रहता है, वो तनाव तो है देश को। चलिए, दूसरा ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति सहिष्णु है तो ऐसा हो सकता है कि लोग उसका मिसयूज कर लेते हैं। देखिए, सबसे खराब फीलिंग होती है कि किसी ने आपको यूज कर लिया, और उसमें भी एक खराब फीलिंग में खराब गुना खराब कर दें तो किसी ने आपको मिसयूज कर लिया। सबसे खराब फीलिंग दुनिया की मानी गई है यूज हो जाने की फीलिंग, क्योंकि जो यूज होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, वस्तु, और जिसका यूज होने की स्थिति बन गई उसी को फिलोसफी की लैंग्वेज में बोलते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन, वस्तुकरण, रयकरण कुछ लोग कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिफिकेशन। तो कभी ना कभी किसी ना किसी मात्रा में आपको यूज तो किया ही होगा, इससे आज तक कोई बचा नहीं है। तो ऐसे लोग हाथ खड़ा कर लें जिनको लगता है कि हाँ किसी ने मुझे यूज किया है किसी ना किसी मात्रा में, और ये खराब फीलिंग मेरे मन में आती है, हाथ खड़ा करो, शर्मा मत। इतना संकोच की बताना भी नहीं चाह रहे। अच्छा चलो, इसका रिवर्स कर लेते हैं। ऐसे लोग हाथ खड़ा करें जिनको आज तक किसी ने 1% भी यूज नहीं किया है, इसमें एक भी नहीं है। क्या बात है, क्योंकि पहले वाले में हाथ खड़ा करने में संकोच होता है कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं इससे मतलब क्या निकाल लेंगे, तो हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए, सेफ पोजीशन वही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं था, असली सवाल अब है। आपको ये बताना कि आप में से कितने लोगों ने आज तक किसी को यूज नहीं किया है, वो हाथ खड़ा करें जरा। आपको तो लोगों ने यूज किया, क्योंकि आपसे भोला भाला तो दुनिया में है नहीं, सीधी सी बात है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ दूसरी बात है। आप किसी बच्चे से पूछो उसके चाचा और ताऊ कैसे हैं, बोलेगा पापा तो बड़े सीधे हैं, ताऊ ठीक नहीं है मेरे, चाचा ठीक नहीं है। सबके ताऊ और चाचा खराब हैं, बाप सबका ठीक है। और मजे की बात है कि दोनों कजन अपनी जगह पे अपने बाप को ठीक बता रहे हैं और दूसरे के बाप को दोषी बता रहे हैं। तो हमारे पिता भी इतने सीधे तो नहीं होते होंगे, क्योंकि हमने उनका वर्जन सुना हुआ है, उनसे प्रभावित हैं, तो हमें लगता है कि हमारे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। सारी खराबी मेरे दादा के बाकी बच्चों में आई, मेरे पापा में नहीं आई। जेनेटिक मतलब कुछ मैनिपुलेशन हुआ बाकी बच्चों में, इनमें तो नहीं हुआ। ठीक वैसे ही आप सबको किसी न किसी ने यूज किया है, और आपने उसकी लिस्ट बना रखी कि आईपीएस बनने के बाद इन सबको भगवान के दरवाजे पहुंचा के आऊंगा। हिट लिस्ट तैयार है, एनकाउंटर लिस्ट तैयार आपके मन में होगी। हालांकि आप ऐसा कर नहीं पाएंगे आईपीएस बनने के बाद भी, ये मजाक नहीं होता है। सोचते हैं लोग, नहीं यूपी में भी इतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने ठान लिया किसी को मार के आ गया, ऐसा नहीं होता है। और यदि जीवन में अगर एक बार ऐसा कर दिया तो बाकी पूरा जीवन उसकी सफाई देते देते अदालतों के चक्कर काटते काटते गुजरेगा, ये पक्का है, अगर पूरे जीवन में एक बार भी ऐसा किया तो। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूं कि आप में से कितने लोगों ने, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने आज तक किसी भी व्यक्ति को किसी भी मात्रा में इस्तेमाल नहीं किया, वो हाथ खड़ा कर ले। बस मैं यही चाह रहा था। 2 हाथ खड़े हुए हैं, गलतफहमी हो जाती है इंसान को कई बार जीवन में, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि हमें वो घटना याद रहती है जब हमने किसी को यूज किया, मतलब किसी ने हमको यूज किया, लेकिन जब हमने यूज किया वो याद नहीं रहता। तो ध्यान रखना है, जैसे बाकी सब परेशान हैं हम भी परेशान हैं, तो ये जो सामाजिक संबंधों का जाल है ना, ऐसे ही काम करता है। तो जब किसी को गाली देके उसने मुझे यूज किया, थोड़ा मन में टटोल लेना, आपने किसको यूज किया था, उसकी भी लिस्ट बना लीजिएगा, है ना। फिर आप पाएंगे बैलेंस ठीक ही चल रहा होगा, कोई खास अंतर नहीं आ रहा होगा। आपको 4 लोगों ने यूज किया, आपने 6 को यूज किया, वो तो बराबर, कोई खास दिक्कत नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये समस्या आती है सहिष्णु व्यक्ति के साथ ज्यादा आती है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई मान लीजिए इंडिविजुअल बहुत विनम्र है, सहिष्णु है, ये संभावना ज्यादा है कि आप उसको मिसयूज करेंगे तो वो रिटेलिएट नहीं करेगा, क्रोध भरी प्रतिक्रिया नहीं देगा, हंगामा नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, और इस वजह से उसके यूज हो जाने की संभावना बढ़ेगी। और यदि कोई पुरुष या महिला ऐसा है जो बात बात पे हंगामा कर देता है, आप उससे, जैसे आपके घर जाके चीनी भी उससे अगर मांग ली पड़ोसी होने के नाते, इसी पे हंगामा वहीं शुरू तुरंत, इस आदमी को कोई मिसयूज नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। ये अलग बात है कि संबंधी खत्म हो जाएंगे समाज से तो अंततः नुकसान में रहेगा, लेकिन इसको मिसयूज नहीं कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति सहिष्णु है उसके साथ ये खतरा हमेशा है कि उसको कोई इस्तेमाल कर ले, और वो फीलिंग अपने आप में बहुत खराब फीलिंग है। तीसरा क्या होता है, सहिष्णुता अगर ज्यादा हो तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने समाज से बहिष्कृत हो जाएं। सामाजिक बहिष्कार की संभावना, ये बड़ी खतरनाक संभावना होती है। आईक्यू, मैंने कहा ना, समाज का आईक्यू होता है औसत, भोंदूपन की मात्रा समाज में ज्यादा होती है। जो एथनिक मामले होते हैं जिसमें एथनोसेंट्रिक लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जैसे इस समय चला ना सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, मैं इस पर अभी कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि इसका विरोध करने वालों में से मैं दावे से कह रहा हूं कि 95% ने इसको पढ़ा तो नहीं होगा, नहीं पढ़ा होगा, उनको आइडिया भी नहीं होगा कि ये विरोध, पढ़ने के बाद भी कुछ लोग विरोध करेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। कुछ समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग पढ़ने के बाद भी विरोध कर रहे हैं, और उनके विरोध को आप बड़े सम्मान की निगाह से देख सकते हैं। पर 95% लोग, बल्कि 99% लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, वो विरोध करेंगे। ये एथनोसेंट्रिज्म की खास विशेषता होती है। अब कल्पना कीजिए, क्योंकि ये वाला एक्ट सीधे सीधे मुस्लिम समाज के विरुद्ध माना जा रहा है। मान लीजिए 100 मुस्लिम लोगों में से
एक ने इसको ठीक से पढ़ा और उसको पर्सनली ऐसा लगा कि इसमें चिंता वाली बात तो है नहीं, और उसने कहा अपने समुदाय से कि क्यों टेंशन ले रहे हो, ध्यान से पढ़ो, इतना मत डरो, इतना क्यों अविश्वास करते हो, संविधान नाम की चीज है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, ऐसा क्यों डरते हो, क्योंकि वो थोड़ा सहिष्णु होना चाह रहा है। तो उसका समाज जो उस मुद्दे पर बिना पढ़े इस समय आक्रामक है। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको पढ़ने के बाद आक्रामक हैं, उनसे मुझे इतनी भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके विरोध में एक तर्क है, आधार है, ठोस आधार है। अधिकांश लोग किसी भी मुद्दे पर भीड़ और मित्र समूह के दबाव में शामिल होते हैं, न कि इसलिए कि उनको उसकी ठीक ठाक समझ होती है। लेकिन जब ऐसा माहौल बन जाता है, जैसे इस समय माहौल बन गया है मुस्लिम कम्युनिटी में कि ये बुरी चीज है, इस समय यदि कोई मुसलमान मन से महसूस करे कि दरअसल इसमें ऐसी बात तो दिख नहीं रही है, और अगर उसने ये बात बोल दी अपने समाज में, तो उसकी क्या स्थिति बनेगी, बहिष्कार हो, सोशल बाइकआउट हो जाएगा। और इसलिए जब समाज में एग्रेशन चल रहा हो, उस समय आप गलत के साथ खड़े होने को बाध्य हो जाएंगे। यदि आपने सही बात करने की कोशिश की तो सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, क्योंकि आप सहिष्णु ज्यादा है, ज्यादा टॉलरेट करते हैं, लोग नहीं मानेंगे इस बात को। इस वजह से पर्सनल लाइफ में आप कह सकते हैं कि 2-3 क्राइसिस पैदा होते हैं। चौथा क्राइसिस तो होता है कि निजी स्तर पर जो फाइनेंशियल और अन्य प्रकार के नुकसान होते रहते हैं, वित्तीय नुकसान हो जाता है, अन्य नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि आप सहिष्णु हैं। किसी ने आपसे पैसे उधार लिए 5,000 रुपए मित्र के रूप में, लेके भाग गया, 6 दिन बाद बाजार में घूम रहा है। अच्छा, सहिष्णु लोग तो संकोच के मारे मांग ही नहीं पाते पैसे, उनको मांगने में खराब लगता है, उनको लगता है कि यार क्या सोचेगा बेचारा, क्या पता कोई दबाव हो। वो आराम से सिगरेट पी रहा है, एक हाथ में बोतल लेके खड़ा हुआ है, आपसे पैसे उधार लेके गया था। अब आप उससे मिल भी रहे हैं तो आपकी नजर झुकी है कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए मैं कुछ कह दूं तो। आप पूछें हाँ और ठीक हो गया, हाँ एकदम ठीक है, आप बताओ, आप कह रहे अच्छा सब ठीक है, हाँ एकदम ठीक है, बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं। आपको ही खराब लग रहा है, कैसे मांगू, कौन से पैसे, आपके ही पैसे, कैसे मांगू। पर सामने वाला जानता है बहुत टॉलरेंट आदमी है, मांग नहीं पाएगा, वो जीवन भर नजर भी मिलाएगा धूमधाम से आपसे, पैसे की बात ही नहीं करेगा। और जिस दिन आपने एक बार कह दिया कि पैसे की जरूरत थी, ऐसा फिर उसको बोलेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, बस नहीं सहन हुआ ना, थोड़ी सी हेल्प अगर दोस्त की संकट में, सूद मांगने आ रहे, अब कैसे ही हमला झेलेंगे आप सहिष्णु होकर, नहीं भैया बुरा मत मानो, पैसा भाड़ में जाए, बस संबंध खराब नहीं होना चाहिए। उसे तो यही चाहिए था, कह रहे चलिए ठीक है, आज से पैसे बोलना मत, जीवन में जब होंगे, जीवन में जब पैसे होंगे ब्याज सहित चुकाऊंगा। और मन में क्या बोल रहा है, जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं कभी। और आप में इतनी हिम्मत नहीं कि आप कह सके कि भैया जिस दिन मांगे थे तुमने 3 दिन का टाइम लिया था, और इस बार तो 6 साल हो गए हैं, तुम्हारी स्थिति भी ठीक ठाक दिख रही है, आप कह नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे मामलों में वित्तीय और अन्य नुकसान होंगे, ये नुकसान होता है अगर आप सहिष्णु हैं तो, ठीक है, ये सब नुकसान तो है ही। कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा नुकसान झेला कभी, है ना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, जैसे नुकसान झेलने की बात करता हूँ सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। अब इसका उल्टा बताओ, आप में से कितने लोगों ने किसी सहिष्णु व्यक्ति को ऐसा नुकसान पहुंचाया है, इसमें नहीं मिलते लोग, पता नहीं कहाँ चले गए वो लोग, सारे अच्छे लोग इकट्ठे हुए हैं, खराब वाले बाहर हैं, है ना। ठीक, चलो सामाजिक नुकसान में कुछ खास नहीं, इन्हीं बातों को आप थोड़ा सा समझा दें। देखिए, एक कंसेप्ट है, हर समाज में विभिन्न पैरामीटर्स पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी का या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का मसला चलता रहता है। अल्पसंख्यक की परिभाषा हमारे संविधान में है नहीं, क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था कि इस पंगे में उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि जो परिभाषा देंगे मामला फंस जाएगा, तो कोई परिभाषा है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कौन सी बुद्धि लगाई उस दिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 50% से कम है वो माइनॉरिटी है। सो सिंपल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक स्टेट की पॉपुलेशन में 3 धर्मों के लोग रहते हैं, एक है 40%, एक है 30% या 32%, एक है 28%, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार से उस राज्य में 100% लोग माइनॉरिटी हैं, क्योंकि बड़ा सिंपल नियम है 50%। तो जो 50% से कम है वो माइनॉरिटी है। जबकि माइनॉरिटी की अच्छी परिभाषा केवल संख्या के बेस पे नहीं होती है। संख्या 20% हो और इकोनॉमिक्स में या वेल्थ में उसका अनुपात 80% हो और आप उसको माइनॉरिटी कह के आरक्षण भी देने लगेंगे ऊपर से, इससे बड़ा गधापन क्या हो सकता है। इसलिए किसी को माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक मानने में बहुत जरूरी है कि आप उसका सोशल नंबर्स तो देखेंगे, साथ में सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन, वो सब पैरामीटर्स देखेंगे, तब जाके एक मैट्रिक्स बनेगा। उस मैट्रिक्स के बेस पे तय करेंगे कि माइनॉरिटी किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक समझदारी की बात कही उस मामले में, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। पहले क्या था कि पूरे देश में तय करेंगे कोई माइनॉरिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुसलमान है, पूरे भारत की आबादी में 14% के आसपास है, इसलिए वो माइनॉरिटी है। लेकिन अगर वही लोग लक्षद्वीप में पूरी मेजोरिटी में हैं, तो भी उनको देश में माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, लक्षद्वीप में भी माइनॉरिटी ही माना जाएगा। यह है गधेपन का दूसरा स्तर। कश्मीर घाटी में भी उनको माइनॉरिटी माना जाएगा, जबकि उनकी आबादी किसी भी अन्य धर्म से ज्यादा है। ये क्या तरीका हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पासिंग रेफरेंस में ये निर्देश दिया, निर्देश तो क्या दिया, ये ऑब्जर्वेशन दिया कि माइनॉरिटी का फैसला केवल सेंट्रल बेसिस पे नहीं होना चाहिए, वो हर स्टेट के बेस पे होना चाहिए, राज्य के स्तर पे होना चाहिए। उस बेस पर कई पिटीशन, अभी एक पिटीशन तो भी 2 दिन पहले पिटीशन है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया नहीं। ये होना चाहिए। और किसी किसी स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टेट के अंदर डिवीजन ऐसा करना पड़े, डिस्ट्रिक्ट या ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में, कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये माइनॉरिटीज हैं और इनमें ये मेजॉरिटी है। तो कम से कम जिले स्तर की स्कीमों में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का डिफरेंस वहां जाना चाहिए। लेकिन हम एक बहुत ही सरलीकरण की दुनिया में चलते हैं और इसलिए ये मान के चलते हैं कि माइनॉरिटी वही है जो देश की आबादी में माइनॉरिटी है। तो भी खैर मैंने चलते आपको बताया कि कभी इस पर डिबेट हो इंटरव्यू में, आप बताएं कि इस परिभाषा में समस्याएं आती हैं। बहरहाल देखो, माइनॉरिटी होती है 2 प्रकार की,
एक तो वो माइनॉरिटीज हैं जो इतनी माइनॉरिटी हैं कि उनके अंदर हिम्मत नाम की चीज नहीं होती। जैसे भारत में ईसाई लोग हैं, भारत में बौद्ध लोग हैं, है ना, पारसी हैं, यहूदी हैं, जैन हैं। अगर किसी माइनॉरिटी की संख्या बहुत कम हो और उसका कंसंट्रेशन किसी खास इलाके में है, ऐसा भी ना हो, तो वो माइनॉरिटी हमेशा दबाव में रहती है। जैसे भारत में आपको हिंदू ईसाई दंगे आमतौर पर नजर नहीं आएंगे। ईसाई लोग चुपचाप, नागालैंड फिर अलग स्थिति हो जाएगी ना, वहां वो माइनॉरिटी नहीं है, वहां फिर वो मेजोरिटी हो जाएंगे। ईसाई लोग चुपचाप कन्वर्जन करते रहेंगे और हिंदू लोग बीच में जाके दूसरा को जला के आ जाएंगे। लेकिन डायरेक्ट क्लैश आपको दिखे दो समुदायों के बीच में, वो नजर नहीं आएगा। हिंदू जैन संघर्ष, मुस्लिम जैन संघर्ष, ये सब नजर नहीं आएंगे आपको आमतौर पर। एक सिख समुदाय के साथ पंजाब के अंदर आया, क्योंकि सिख समुदाय पंजाब में कंसंट्रेटेड है और सिख समुदाय का इतिहास बहुत ही साहस भरा इतिहास है। तो जिस माइनॉरिटी के इतिहास में या कल्चर में साहस का बहुत मूल्य होगा और उनकी कंसंट्रेशन किसी स्थान पर होगी, वहां आपको डायरेक्ट क्लैशेस दिखाई पड़ेंगे, वरना डायरेक्ट क्लैशेस आमतौर पर नजर नहीं आएंगे। फिर क्या होता है, कुछ माइनॉरिटीज ऐसी होती है जो माइनॉरिटी है किंतु उतनी माइनॉरिटी नहीं है कि उनका एक ठोस संगठन काम ना कर सके। जैसे भारत में ये स्थिति केवल इस्लाम के साथ है। इस्लाम की पॉपुलेशन जो इनिशियली 9% के आसपास है, इस समय 14% के आसपास है, और हिंदू पॉपुलेशन जो पहले 80+ थी, अब वो 79.8% के आसपास 2011 के सेंसस में हुई है। पहली बार वो 80% से थोड़ी सी कम है। मैं जो डेटा दे रहा हूँ व्हाट्सएप से नहीं दे रहा हूँ, मैं भारत के सेंसस से डेटा दे रहा हूँ। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के हिसाब से तो 20 साल पहले 90% थे, अब 40% रह गए हैं। तो मैं आपको सेंसस का डेटा बता रहा हूँ। जी, क्या मुस्लिम है? अरे प्रभु मेरी बात सुनो, मैंने कहा माइनॉरिटीज में कुछ ऐसे हैं जो इतने माइनॉरिटी हैं कि उनमें संघर्ष का साहस नहीं है। नहीं, सेंसस में तो सबके बारे में है ही। मैंने बताया कि इस सेंसस में मुस्लिम्स का अनुपात इतना हो गया, बाकी सब आमतौर पे 2, 1, आधा, 1.5, सवा, पौना इतना परसेंट है। एक माइनॉरिटी है जो 1%, आधा परसेंट, 2% नहीं है, वो 14% है। 14% बहुत छोटा नंबर नहीं होता है, बड़ा तो नहीं होता है, पर बहुत छोटा नंबर भी नहीं होता है। 14% नंबर इतना होता है कि वो कौम या वो समूह या वो समुदाय अपने हितों, अपने मूल्यों, अपने जो आइडेंटिटी है, अस्मिता है, उसके लिए संघर्ष करने की शक्ति कम से कम रख सकता है। और फिर इस्लाम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ये तीनों धर्म सेमेटिक धर्म है। सेमेटिक धर्मों की खास बात है कि वो ये मान के चलते हैं कि हम दुनिया के सबसे अच्छे धर्म हैं। इनमें से यहूदी धर्म धर्मांतरों में विश्वास नहीं करता, बाकी दोनों धर्म धर्मांतरों में विश्वास करते रहे हैं, कुछ मात्रा में आज भी करते हैं। इसलिए हिंदू जैन दंगे कभी सुनाई नहीं पड़ेंगे आपको जीवन में। कभी आप सुने हिंदू जैन दंगा हो गया, सुनेंगे नहीं। जैन आदमी से दंगा करना बड़ा मुश्किल काम है, वो अहिंसक है बहुत ज्यादा, वो दंगा नहीं करेगा। तो दंगे में ये मैटर भी करता है कि उस धर्म की आइडियोलॉजी किस तरह की है, उस धर्म का मुद्दों पर रिएक्ट करने का तरीका किस तरह का है, उस धर्म के लोग आपस में कौन से वैल्यू शेयर करते हैं। जैसे सिख भी संख्या में बहुत कम है, लेकिन सिख रिटेलिएशन में हिंसा कर लेंगे। जैनों के मामले में ये बहुत ही रेयर कोई संभावना बने तो बने, आमतौर पर बनेगी नहीं। और जैसे भारत की स्थिति है, भारत में मेजोरिटी कौन है? हिंदू है, और माइनॉरिटी में मुस्लिम्स हैं। अब इनका इक्वेशन क्या बनेगा? हिंदुओं को कैसा होना चाहिए, मुसलमानों को कैसा होना चाहिए, ये डिबेट तो है ही। हिंदू लोग यदि सहिष्णु हैं और एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में किसी भी डोमिनेंट ग्रुप को, किसी भी मेजोरिटी ग्रुप को सामान्यतः सहिष्णु होना ही चाहिए, ये सामान्य बात है। किंतु मेजोरिटी में क्या होगा कि मेजोरिटी समुदाय में भी दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ जो समझदार हैं और बहुत सारे जो गधे किस्म के हैं। हर समुदाय में बौद्धिकता और गधेपन का अनुपात प्रायः बराबर रहता है, कोई खास अंतर उससे नहीं आता है। तो ये गधे लोग क्या करेंगे, ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे कहाँ से तथ्य खोज के लाएंगे, ऐसा डेटा बना के डालेंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, अगर मैंने इसको शेयर नहीं किया मैसेज को तो हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाएगा अगले आधे घंटे में। इसको 8 व्यक्ति को शेयर करने को लिखा है, तभी देश में हिंदू बचेगा। आपने खड़ा कर 8 को शेयर किया, और ऐसे करते करते पूरे देश में वो गधापन फैल गया। किसी एक भी व्यक्ति में इतना मन नहीं होगा कि तथ्यों को चेक तो कर ले, कोई चेक नहीं करेगा, सब फॉलो करेंगे उन तथ्यों को। उधर मुस्लिम भी ऐसा कर रहे हैं, उनके अपने ग्रुप चल रहे हैं, उसमें तथ्य चल रहे हैं। अब जो समझदार हिंदू सहिष्णुता की बात करेगा, अपने ही समाज में उसका बाइकआउट होना शुरू हो जाएगा। जब सांप्रदायिकता फैलती है ना, तो सांप्रदायिकता सबसे पहले अपने समुदाय के जयचंदों को ढूंढती है। उन सबको जयचंद कहा जाता है। मतलब मैं अपने खानदान में जयचंद माना जाता हूँ, ठीक ठाक जयचंद में अपने खानदान में, क्योंकि हमारे खानदान में सब लोग घोर सांप्रदायिक टाइप के लोग हैं। इस मामले में व्हाट्सएप पे ऐसा भेजते रहते हैं सब लोग मिलजुल के, स्पेशली बुढ़े टाइप के लोग जो हैं ऐसा भेजते हैं, उनको लगता है कि बस उनके मरने से पहले हिंदू राज्य बन जाए तो ठीक हो जाए, सब चीजें इस भाव में रहते हैं। और अगर आपने एक वाक्य लिख दिया कि फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, क्या आपने तथ्यों को चेक किया है, फिर उनका जवाब पता क्या आएगा, इसीलिए पढ़ाया था तुम्हें, बड़े होकर यही बदतमीजी करो, बड़ों का सम्मान करना भूल गए। इतने से थे जब स्कूल ले गए तुम्हें, तो इतना ही तो बड़े कैसे ले जाओगे भाई बच्चा इतना ही होता जब लेके जाते हैं, क्या बात है। उस मूर्खता से, उस संचित और सामूहिक मूर्खता से कौन टकराएगा। और इसलिए सहिष्णुता यदि मेजोरिटी ने बरती तो वो कायर माने जाएंगे, और फिर उस समुदाय के जो उग्रवादी लोग हैं, जिनकी संख्या शुरू में कम होगी, वो उग्रवादी लोग इन सहिष्णु लोगों पर भारी पड़ेंगे और ये माहौल बना देंगे कि हमारे समुदाय के जो सहिष्णु लोग हैं वो दरअसल हमारी कौम के दुश्मन हैं, हमारे समुदाय के दुश्मन हैं। जैसा माहौल कुछ मात्रा में इस समय है। इस समय हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहे तो विरोध करते ही उस पर तुरंत एक लेबल लग जाएगा कि देशद्रोही तो है ही, कौम द्रोही तो है ही है, देशद्रोही भी लग रहा है देखने में, ये हो जाएगा।
तो मेजोरिटी क्या करे, इस पर दो मत हैं। एक मत है उन लोगों का जो थोड़े से उदार लोग हैं, जिनमें एक व्यक्ति का नाम हमेशा ध्यान रखिए, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जैसे लोग, देखिए जॉन रॉल्स क्या है, महात्मा गांधी जब पश्चिम में पैदा हुए तो उनका नाम जॉन रॉल्स हो गया, ये ध्यान रखिए हमेशा। तो इन दोनों का बेसिक सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक जैसा है, इसलिए महात्मा गांधी जैसा जैसा सोचते हैं वैसा वैसा पश्चिम में जॉन रॉल्स सोचता है। और महात्मा गांधी सहिष्णुता के चक्कर में ही मरे। जो बहुसंख्यक में सहिष्णु होगा, बहुसंख्यक में ही उग्रवादी उसको दुश्मन मान लेंगे, बाइकआउट भी करेंगे। जहां बाइकआउट नहीं कर पा रहे, जैसे महात्मा गांधी का बाइकआउट कोई क्या कर लेगा, वो आदमी मरने के 50-60 साल के बाद भी, 70 साल बाद भी नोट पे छपा हुआ अब तक, कैसे बाइकआउट कर लोगे उसका? अंत में एक ही रास्ता है कि इसके जीते जी नहीं होगा तो इसको मार देना चाहिए। फिर नथुराम गोडसे मारेगा उसको, फिर किताब लिखेगा कि मैंने गांधी को क्यों मारा, और उसमें तर्क देगा बहुत सारे। उसका भाई गोपाल गोडसे पूरी किताब लिखा गांधी वध और मैं, उसमें तर्क देगा कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया, क्यों वो देशभक्त आदमी था। और ये सब एक वर्जन बनेगा, एक खास किस्म के जो उग्र लोग हैं उनका वर्जन बनेगा। तो एक मत आजकल दुनिया भर में है कि जो मेजोरिटी है उसको सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए, चाहे माइनॉरिटीज उस सहिष्णुता का कुछ मात्रा में मिसयूज कर लें। इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स को हिंदी में बोलते हैं अंतर्विरोध या विरोधाभास। सही शब्द तो अंतर्विरोध है, लेकिन प्रचलित है विरोधाभास। तो कभी आपके सामने टर्म आ जाए द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस, सहिष्णुता का विरोधाभास या अंतर्विरोध, इसका मतलब दो चीजें आपस में विरोधी हो गई हैं। जैसे एक पैराडॉक्स है द पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्या है? जो समझदार आदमी है डेमोक्रेसी में, उसकी वोट देने में रुचि नहीं बनेगी, क्योंकि उसको कैलकुलेशन करनी आती है, और कैलकुलेशन से वो समझता है कि मेरे वोट की वैल्यू नेग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। 25 लाख वोटर्स के वोट से एक व्यक्ति जीतने वाला है, मेरे वोट की कीमत है 1/25 लाख। इतनी सी कीमत का वोट लेके वोट देने जाऊंगा, इससे क्या फायदा होगा? जो जीतेगा आमतौर पर 1 लाख वोट से जीतेगा, 2 लाख से जीतेगा। उस 2 लाख वोट से जीतने वाला आदमी अगर मेरी वजह से 2 लाख 1 से जीत गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो समझदार आदमी अपने वोट की सही वैल्यू जानकर वोट देने की इच्छा से दूर हो जाता है, और मूर्ख आदमी जिसको वोट की वैल्यू पता ही नहीं है, वो मस्त होकर वोट डालता है, ट्रैक्टर में बैठ के जाता है वोट डालने के लिए, चिमचिम कपड़े पहन के जाता है उस दिन वोट डालने के लिए कि आज तो मेला है। और इसलिए डेमोक्रेसी अंततः बन जाती है मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र बन जाता है। भीड़ तंत्र बोलते हैं, और एक शब्द है उसके लिए औसत तंत्र, मीडियोक्रेसी। डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ इज मीडियोक्रेसी, औसत तंत्र है, क्योंकि बुद्धिमान लोग लोकतंत्र में रुचि लेना बंद कर देते हैं। यह है डेमोक्रेसी का पैराडॉक्स, कि सबसे बुद्धिमान व्यवस्था बुद्धिमानों को रुचि लेने से रोक देती है। कैसे काम चलाए? ऐसे ही है द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। इसका मतलब ये होता है कि यदि मेजोरिटी के लोग टॉलरेंट हैं, सहिष्णु हैं, और माइनॉरिटी ने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, दब्बू मान लिया, उनको कायर मान लिया, और यदि माइनॉरिटी ने इसको फॉर ग्रांटेड लिया तो संभावना है कि माइनॉरिटी आक्रामक व्यवहार करने लगे, एग्रेसिव हो जाए। अगर किसी समाज में मेजोरिटी का समुदाय सहिष्णु है, सहनशील है, तो उसी अनुपात में खतरा है कि माइनॉरिटी इनटॉलरेंट या एग्रेसिव या आक्रामक होने लगे। अब जैसे जैसे ये आक्रामक होंगे वैसे वैसे इनके मन में पुनर्विचार का भाव आएगा। इस आक्रामकता से यहां भी आक्रामकता आ जाएगी, और जैसी आक्रामकता आएगी, जब दोनों समुदाय आक्रामक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? दंगा, फसाद, हिंसा, अशांति। आजकल ऐसा माना जा रहा है कि जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म दुनिया भर में कहीं कहीं दिखता है, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, भारत में जब हम जिक्र करते हैं, ये सब वो देश हैं जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं। इन सारी कंट्रीज में कॉमन थ्रेट है, वो ये है कि मुस्लिम आबादी की संख्या इतनी है कि वो लड़ सकती है, और उसके विचार अन्य समुदायों की तुलना में थोड़े से ट्रेडिशनल हैं, कंजर्वेटिव हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर कितना टॉलरेंस कहाँ तक रखें? और ऐसे में होता क्या कि जो रूढ़िवादी दल हैं, जैसे आपने देखा ना कि अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह भारत में इस समय जो राइट विंग मेजोरिटी ग्रुप्स हैं वो सत्ता में आ रहे हैं। जो लेफ्ट विंग के लोग हैं जो टॉलरेंस को ठीक मानते हैं वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये परसेप्शन ऐसा बना हुआ है कि जब तक इस खतरे से बाहर निकलेंगे बात बनेगी नहीं। तो यदि इस पर आपसे सवाल पूछें तो आप कह सकते हैं कि बेशक माइनॉरिटीज आक्रामक हों। इस मामले में जॉन रॉल्स का मानना यह है, जो भारत में महात्मा गांधी का भी मानना था, कि मेजोरिटी को सहिष्णुता का व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फायदा ही ज्यादा है, क्योंकि दंगा फसाद होने से जो नुकसान होगा उसकी तुलना में कम नुकसान है माइनॉरिटी के थोड़ा सा आक्रामक होने से। इस सेंस में यह तर्क आता है। लेकिन यह तर्क तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या बोलता है? दूसरा पक्ष बोलता है कि यदि माइनॉरिटी आक्रामक हो गई है तो मेजोरिटी को भी आक्रामक होना चाहिए और उसको अपनी सीमाओं का एहसास करवाते रहना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं कि मेजोरिटी को आक्रामक हो जाना चाहिए, उसमें राइट विंग पॉलिटिशियंस, तो दक्षिणपंथी, बहुसंख्यक दक्षिणपंथी पार्टियां जो हैं, और जब भी आप ऐसा कहें ना तो नाम किसका लिखना है? जैसे अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी, जैसे इंग्लैंड की कंजर्वेटिव पार्टी, उनका नाम, भारत की बात ही मत करो। कहीं परीक्षा हुआ मोदी जी वाला तो पता लगा कि बात का बतंगड़ हो गया। जैसे रिपब्लिकन्स, जैसे कंजर्वेटिव्स, इनका नाम लिखो। और भारत में तो ऐसे लोग पाए ही नहीं जाते, बात ही नहीं करनी। तो राइट विंग मेजोरिटी पॉलिटिक्स आमतौर पे कहती है कि हमें एग्रेसिव होना चाहिए, न कि हमें विनम्र होना चाहिए। ये एक डिबेट चलती रहती है। एक विचारक का नाम लिखना ही हो तो सैम हैरिस नाम के एक विचारक हैं,
जिन्होंने इस बात को कहा है कि मेजोरिटी शुड ऑल्सो बी एग्रेसिव, मेजोरिटी को भी आक्रामक व्यवहार करना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे, मामला इम्बैलेंस का ना हो जाए। तो आपकी राय में क्या ठीक रहेगा इसमें से? सहिष्णु होना ठीक है या निपटाते रहना चाहिए बीच बीच में, समय समय पर? सहिष्णु रहो लेकिन 6-8 महीने में सैंपल दिखाते रहो, ऐसा? एक आध की मॉब लिंचिंग हो जाए 6 महीने में तो ठीक है, नहीं मॉब लिंचिंग नहीं, तो क्या ठीक है फिर, क्या कर देना चाहिए? मतलब कुछ 6 महीने में ऐसा होता रहे कि माहौल ठीक रहे, नहीं? चलिए, देखो आपके मन में जो भी आ रहा हो परीक्षा में लिखना ये है कि सहिष्णुता अच्छी चीज है, परीक्षा में ये लिख के आ रहे हैं, ठीक है? वरना परीक्षक भी सहिष्णु क्यों रहे हमेशा? परीक्षक को सहिष्णु क्यों होना चाहिए आपके प्रति? एक सवाल ये भी तो आएगा ना उसके बाद, सीधी सी बात है जी। हाँ, सुकरात कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ बताएं। मैंने नहीं बोला, सैम हैरिस ने बोला, जॉन रॉल्स ने बोला, महात्मा गांधी, मैं तो केवल माध्यम मात्र हूं, निमित्त मात्र हूं। हाँ हाँ, दो विचारकों का नाम सुनो। एक व्यक्ति है एंथनी डाउन्स जिसने ये पैराडॉक्स दिया, एक व्यक्ति है अल्लामा इकबाल। इकबाल का प्रसिद्ध कथन है, जमहूरियत वो तर्ज ए हुकूमत है जहां सिर गिना करते हैं तौला नहीं करते। जमहूरियत यानी लोकतंत्र, वो तर्ज ए हुकूमत, शासन की प्रणाली है जहां सिर गिना करते हैं तौला नहीं करते। काउंटिंग होती है, वजन नहीं देखते कि इसके सिर के अंदर भूसा भरा है कि दिमाग भरा है, वजन नहीं देखते हैं, काउंटिंग देखते हैं। इसलिए इकबाल ने विरोध किया, प्लेटो ने विरोध किया, अरस्तू ने काफी हद तक विरोध किया, इन सब लोगों ने विरोध किया। लेकिन जब भी डेमोक्रेसी पर अंतिम वाक्य मुझसे पूछेंगे तो मैं एक वाक्य का जिक्र कर दूंगा। वो वाक्य देने वाला व्यक्ति कौन था? अरे नहीं, चर्चिल भर्चिल की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात कर रहे हैं। पहले वाक्य सुन लो, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन द नेम। उस व्यक्ति ने कहा, यह ठीक है कि लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं, पर अगर आप कार से जा रहे हैं और कार खराब हो जाए तो आप कार को ठीक करना चाहेंगे या बैलगाड़ी को चुनना चाहेंगे? क्या बात है, बता दिया, कार को ठीक करना चाहेंगे, वेरी गुड, सी सेट तो हो गया आपका पक्का, जबरदस्त। तो इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र वह कार है जिसमें कमियां हैं किंतु बैलगाड़ी से बहुत अच्छी है, और कोई भी दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम बैलगाड़ी के बराबर है। कार यही है पर बेकार है, कार है पर कमजोरियों के साथ है ना? तो मेरी बात का मतलब वो मत लीजिए जो आपने ले लिया। हाँ, ये भी हो सकता है, अगर माइनॉरिटी बहुत सहिष्णु हो तो उसका, मैं वही कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि यदि माइनॉरिटी बहुत सहिष्णु हो तो मेजोरिटी उसको टॉर्चर कर सकती है। जैसे एग्जांपल में पाकिस्तान का दे सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, बहुत टॉलरेंट है, कोई ऐसी हिंसा नहीं दिखती तरफ से, और इस वजह से वहां पर जनरली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनॉरिटीज या परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज ज्यादा मात्रा में हो रहा है, कह सकते हैं, एग्जांपल दीजिए उसको। हाँ भाई बोल दो, अभी बोल दो। हाँ कह सकते हैं, ये कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी का एग्रेशन है उस पर एक तर्क है कि यदि उसको न रोका जाए तो वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, देश के विखंडन को जन्म दे सकता है, इसलिए मेजोरिटी का एग्रेशन देश को बचाने के लिए एक मतलब साधन का काम कर सकता है। हाँ एक तर्क है, ये तर्क आता है, खूब आता है। एक घोर सांप्रदायिक कवि है, उस कवि ने, हिंदू घोर सांप्रदायिक कवि है, एक जमाने में ऐसा ही व्यक्ति था, तो उस समय ऐसी कविताएं पढ़ के खूब खुश रहता था, तो उसने कविता लिखी, किसी संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है, आप उन 4 लाइनों को सुन के बताओ कि इससे कुछ आप सेंस समझ पा रहे हैं कि समझ पा रहे हैं, ठीक है? सुनेंगे तो भाव समझिए कि कैसे माइनॉरिटीज को लेकर मेजोरिटी एग्रेसिव हो सकती है। उसने कहा, कवि का नाम है शिव ओम कुछ नाम है, उसने लिखा, संकेत समझना, मुद्दतों के बाद करवट ली जरा तारीख ने, ये 6 दिसंबर के बाद की कविता है। इसमें क्या बात की बात है? 6 दिसंबर जब अयोध्या में हुआ था उसके बाद की बाबरी मस्जिद वाली बात। मुद्दतों के बाद करवट ली जरा तारीख ने, सांकलों को अब जोर से खटखटाओ साथियों, जिन दरख्तों से बगीचे को महज कांटे मिले उन दरख्तों को बगीचे से हटाओ साथियों। दरख्त समझ रहे हैं? पेड़। जिन दरख्तों से बगीचे को महज कांटे मिले उन दरख्तों को बगीचे से हटाओ साथियों। ये है परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज का जो खतरा होता है ना, उसमें ये चीज होती है। और जब ये बड़े पैमाने पे होने लगे तो असहिष्णुता अंततः जिस चीज पर पहुंचाती है उसको बोलते हैं जीनोसाइड। जिस भी शब्द के अंत में लगा हो साइड, इसका मतलब मौत, मृत्यु। जिस भी शब्द के शुरू में लिखा हो सुई, SUI, इसका मतलब स्वयं, जब दोनों मिल जाए सुसाइड, अपनी मौत। जीनो का मतलब होता है किसी समुदाय, किसी पूरे समुदाय की हत्या करना इनटॉलरेंस का सबसे चरम एग्जाम्पल है, जिसका एग्जाम्पल नियर पास्ट में देखना हो तो हिटलर का देखिए, जिसने जर्मनी में बहुत सारे समुदायों को, जिनमें यहूदी भी थे, स्लोवाक्स भी थे, कुछ और भी कम्युनिटीज थी, अकेले हिटलर ने 60 लाख हत्याएं की और करवाई। एक व्यक्ति की इंटॉलरेंस कहां तक जा सकती है? तो असहिष्णुता का अंतिम स्तर है जीनोसाइड। इसका जिक्र जरूर परीक्षा में कर दीजिएगा ताकि आप समझ सकें कि उसका खतरा कहां तक लेके जा सकता है। अब आइए ऑफिस में, अब आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आप बहुत सहिष्णु हैं। अगर आपकी ऑफिस में आपकी सहिष्णुता का नुकसान होगा तो क्या होगा? भाई कुछ लोग होते हैं बहुत कड़क ऑफिसर होते हैं, इतने कड़क होते हैं कि उसके आने से पहले ही छवि पहुंच जाती है, सब टाइम पे आने लगते हैं, 9 बजे का मतलब 9 बजे, कोई 9 बज के 1 मिनट पे नहीं आएगा, सब टाइम पे आएंगे। ऐसे कुछ लोग होते हैं। कुछ का मानना है कि स्टाफ के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, दोस्ती का, तब काम ठीक से होता है। आपके सबॉर्डिनेट ने आपको फोन किया कि सर आज थोड़ा सा घर में दिक्कत है, 1 घंटा लेट आ जाऊं, तो मैं हाँ कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, आराम से, क्योंकि आप टॉलरेंट हैं, सहिष्णु हैं।
कुछ लोग झूठ भी बोलेंगे आपसे और आप सच मान के उनकी बात को मान लेंगे। और ऐसे करते करते हमारी वर्क कल्चर में पहली चीज पैदा होगी अनुशासनहीनता, यानी कि इनडिसिप्लिन। क्योंकि आप डिसिप्लिन के लिए बहुत जोर देंगे नहीं, क्योंकि आप जनरली मान जाते हैं, कोई मजबूरी समझ लेते हैं, जहां मजबूरी नहीं भी है वहां भी समझ लेते हैं मजबूरी को। फिर जिन चीजों पर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए अगर वहां भी नहीं की तो क्या होगा, उसके बाद माल प्रैक्टिसेस जैसे भ्रष्टाचार भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको पता लगे आपके ऑफिस में किसी ने करप्शन किया है और आप ये सोचते हैं कि अरे यार छोटे बच्चे हैं, उसके परिवार बड़ा है, मैं एक्शन लूंगा तो नौकरी चली जाएगी, चलो माफ कर देते, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, और आपने उसको बुला के समझाया कि देखो ठीक बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना, ऐसे मत करो। उसी को नहीं, सबको मैसेज मिल गया कि एक बार तो कुछ नहीं करेगा ये, और उसके बाद सारे एक बार करप्शन कर लेंगे जोर शोर से, क्योंकि एक बार की माफी की गारंटी मिल चुकी है। और यदि आपने पहली बार में कहा जीरो टॉलरेंस, बात ही नहीं करूंगा, हुजूर मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, स्कूल कैसे जाएंगे, तो भाई मुझसे पूछा था पहले करप्शन करने से पहले ये 3 बच्चे करप्शन कर लूं क्या? नहीं पूछा था ना। और तेरी नौकरी छूटेगी तो किसी ऐसे व्यक्ति को मिलेगी जिसके 4 बच्चे हैं, वो 4 स्कूल जाएंगे, कोई बात नहीं, तेरे 3 नहीं जाएंगे, उसके 4 चले जाएंगे, ऐसा क्या है? जीरो टॉलरेंस रखेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी, जहां विनम्र हुए वहां पर ये सब हरकतें शुरू हो जाएंगी। और प्रशासन की जिम्मेदारी के स्तर पर यदि आप टॉलरेंट हैं तो वहां क्या नुकसान हो सकता है? जिम्मेदारी का मतलब पता क्या हुआ? जैसे आप कलेक्टर हैं तो पूरे जिले को लेकर आपकी जिम्मेदारी जिस तरह की है, और यदि आप सहिष्णु व्यक्ति हैं तो उसका असर, उसका नेगेटिव असर अगर आएगा तो क्या आएगा? आमतौर पर माना जाता है कि सहिष्णुता एक अच्छे सिविल प्रशासन का अनिवार्य अंग है, और सहिष्णु अधिकारी अगर वो अपनी चेतना में सहिष्णु है, समाज के वर्गों के प्रति सहिष्णु है, तो समाज का नुकसान नहीं होता है, आमतौर पर उसका फायदा ही होता है। केवल ये हो सकता है कि कहीं कहीं सहिष्णुता ज्यादा होने से तुष्टीकरण जैसा कोई खतरा पैदा हो सकता है। बड़ी महीन सी रेखा होती है, टॉलरेंस और अपीजमेंट के बीच की रेखा बहुत पतली है। तुष्टीकरण आमतौर पर छोटी मात्रा लगाई जाती है, लेकिन इसका सही जो लेखन होगा बड़ी मात्रा से होगा। तो तुष्टि प्लस इकरण है, तो तुष्टीकरण, अपीजमेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। तुष्टीकरण सबसे प्रिय शब्द है बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ, कि कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करने वाली पार्टी है और हम इसका विरोध करते हैं। हम हिंदू अपीजमेंट करेंगे, हर दल अपना अपना तुष्टीकरण करेगा। हम अपने वोट बैंक को तुष्ट करेंगे, वो अपने वोट बैंक को तुष्ट करते हैं, और हम अच्छे वाले तुष्टीकरण करने वाले हैं, उनका तुष्टीकरण खराब तुष्टीकरण है। हर पार्टी ऐसे तो करती है। अरविंद केजरीवाल गरीबों का तुष्टीकरण करता है, उसका वोट बैंक वो है। लेकिन बीजेपी का शुरू से कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस करती है, जो कि गलत है। और अब सेकंड टर्म में उन्होंने दिखा दिया कि जितने हैं सब बस उसके बाद ही निकलेंगे। मतलब 370 हट जाएगा, मेरी कल्पना से परे की बात थी कि ऐसा सच में कुछ कर पाएंगे। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ फीचर्स आ जाएंगे, ये कल्पना में था, जो कि आ भी गए, अच्छा भी हुआ। लेकिन इतने बड़े बड़े स्टेप्स लगातार धाई करते हुए लेते रहेंगे, इतनी उम्मीद तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कर रहा होगा। चलिए, तो अब सहिष्णुता पर अब ठीक से लिख सकते हैं, निबंध भी आ गया तो ठीक है। चलिए, अब मूल्यों का अगला वर्ग उठाएंगे एक साथ, और उसमें 3-4 मूल्य एक साथ लेंगे। उन 4 बहनों के नाम, पहली बहन का नाम ऑब्जेक्टिविटी, तो सबसे बड़ी बहन ये है, और बाकी बहनें इतनी छोटी हैं कि इसने मां की तरह पाला उन तीनों बहनों को। ठीक है। हाँ, तुष्टीकरण का मतलब किसी समुदाय को संतुष्ट करने के लिए उसे कुछ ऐसा देना जो वो डिजर्व नहीं करता, उसे एक्स्ट्रा आपने दे दिया है। किसी भी वोट बैंक को तुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। तो सुश्री मायावती दलितों का तुष्टीकरण कर सकती है, मुलायम सिंह एंड पार्टी यादवों का, कभी कभी मुसलमान यादव दोनों का तुष्टीकरण कर सकते हैं, बीजेपी एग्रेसिव हिंदूज का तुष्टीकरण कर सकती है, कांग्रेस, क्या होता है ना, डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स में 2 शब्द चलते हैं। देखो, मान लो कुल मिलाकर 100 ही लोग हैं, ठीक है। अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, मान लीजिए कि सवर्ण हिंदू यानी हायर कास्ट हिंदूज जो हैं, मान लीजिए कि उनकी संख्या 20% है। जो ओबीसीज हैं, मान लेते हैं कि उनकी संख्या 50% मान लीजिए, ठीक है। जो एससीज हैं उनकी संख्या मान लीजिए 25% के आसपास है। अदर्स को, एसटीज वगैरह को मान लीजिए 5% है, ठीक है। सबको इलेक्शन जीतना है, बेसिकली सबका उद्देश्य एक ही है, इलेक्शन जीतना। पार्टी की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन हमारे यहाँ इकोनॉमिक मुद्दों पर प्राय नहीं होता है, वो सोशल मुद्दों पर होता है। जिस समाज में सोशल मुद्दों पर इलेक्शन होगा, वहाँ सोशल आइडेंटिटी केंद्र में रहेगी, सामाजिक पहचान केंद्र में होगी। और भारत की सामाजिक पहचानों में सबसे महत्वपूर्ण 2 ही हैं, एक हिंदू मुसलमान, एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये पहचान है। अखिलेश यादव और मायावती चाहेंगे कि जातीय पहचान केंद्र में रहे, क्योंकि उनकी पार्टी उस पे टिकी है। बीजेपी चाहेगी कि केंद्रीय पहचान हिंदू बना मुस्लिम की रहे। हर व्यक्ति की मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं, तो द्वंद्व इस बात का रहता है। अब खेल क्या होगा? इलेक्शन जीतना हो भारत में तो करीब 33% वोट अगर आपको मिल गए तो कोई माइक आपको हरा नहीं सकता है। एक सामान्य समझ ये है, 30, 32, 33, 34% पे इलेक्शन निकल जाता है। अब अगर बीजेपी को ये पता है कि ये 20% मेरे पक्के हैं, बाकी इनमें से बहुत हुआ तो यहां से शायद 2% आ जाएंगे, यहां से शायद 2% आ जाएंगे, लेकिन अभी भी कम से कम 9% और चाहिए। और ये मजबूत गढ़ है सपा का, ये इनका मजबूत गढ़ है। अब बीजेपी को क्या चाहिए? बीजेपी को इसमें से 9% चाहिए कम से कम। तो बीजेपी क्या बोलेगी? कहेगी कि ये जो सपा है ना, ये ओबीसी की पार्टी नहीं है, यादवों की पार्टी है सिर्फ, और जो गैर यादव ओबीसी हैं उनका शोषण करती है सपा। हम गैर यादव ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण की मांग करते हैं, और ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, जिसमें से 22% खा जाते हैं यादव लोग। तथ्य नहीं है, बड़े बड़े तथ्य हैं सब, ऐसे तथ्य चल रहा है कुछ भी। और हम चाहते हैं, राजनाथ सिंह ने किया था सीएम होते हुए, हम ओबीसी को 3 वर्गों में बांट देंगे और तीनों को 999% देंगे आरक्षण, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन देंगे।
और ये करते ही क्या हुआ, यादव सिमट के ऊपर वाले 9% में, और बाकी बीच वाले और नीचे वाले ओबीसी मस्त हो गए कि तो बजा गया, 18% हमें मिल गया स्पेशल। और तब बीजेपी ने कहा तुम इनको समझते हो नेता अपना, हम है तुम्हारे नेता। और मन में क्या काउंट किया, 20 2 22 2 24 18 42 हो गया। 42 मतलब काम साफ एकदम। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया, उसने कहा रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन संविधान की भावना के खिलाफ है, मामला वापस हो गया। ये सब खेल चल रहा है। ये जब राजनाथ सिंह सीएम थे उत्तर प्रदेश के, तब ये खेल हुआ था। पर्पस देखिए, पर्पस क्या है, पर्पस तो वही है। फिर क्या कर रहे हैं, मायावती जी जो हैं वो दलितों के नेता नहीं है, सिर्फ जाटवों के नेता है। उनकी पार्टी में और उनकी सरकार में जितनी नौकरियां मिली, उन नौकरियों में दलितों में 90% मौका केवल जाटवों को मिला। तथ्य बट से लिया गया है, केवल जाटवों के नेता है। तो गैर जाटव दलित, उनका सही सम्मान केवल और केवल कर सकती है कि पार्टी बीजेपी या कांग्रेस से कोई भी मतलब। अब क्या हुआ, इसमें से तोड़ दिए बहुत सारे। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स में दो ही क्रियाएं चलती हैं, संलयन और विखंडन। दूसरों के वोट बैंक में विखंडन, अपने वाले में संलयन। इतना ही मामला है। और जो पार्टी इन दोनों क्रियाओं को ठीक से कर लेगी, उसका रिएक्टर ठीक से काम करेगा, वो जीत जाएगी। इतना ही मामला होता है। इसलिए अगर आप कहते हैं कि वो पार्टी ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, मैं तो अब उस दौर से गुजर गया हूं आपकी तरह, मैं बहुत इमोशनल हो गया चीजों के मामले में। कुल मिला के गणित है। नरेंद्र मोदी सारी टोपियां पहनते हैं, एक नहीं पहनते, इसके पीछे भी गणित है। अगर आप सोचते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, कुछ ढीले भर के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं होती, सबके पीछे गणित है। क्या गणित है, मेरे बहुत सारे दोस्त इन पार्टियों में सीनियर लेवल पे काम करते हैं, उनसे डिस्कशन होती है तब पता लगता है क्या बोल रहे हैं, किस पे ठीक ठाक बहस हुई है पार्टी में। टोपी आई, उन्होंने मना कर दिया, एक संकेत बन गया, हर जगह दिखाया गया, मैसेज कन्वे हो गया। कैलकुलेशन है कि देश में 14% मुसलमान हैं, और उन 14% में से ये टोपी पहन भी लेंगे तभी 1% भी वोट डालने वाले इनको, क्योंकि इनकी नफरत या नाराजगी इतनी जग जाहिर है कि टोपी पहनने से भी वोट नहीं मिलने वाले वहां से। और अगर टोपी पहन लेते, वहां से मान लो आधा % वोट मिल भी जाते ना, तो इधर के 5% कट जाते। उन 5% को इसी बात की खुशी कि भाई ने टोपी नहीं पहनी, वोट भाई को पड़ेगा। और ये कुल मिला के कैलकुलेशन है। और लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये संविधान की भावना और ये भावना वो भावना, कोई भावना नहीं, कुल मिला के गणित। और डेमोक्रेसी गणित पे चलती है नेताओं की दुनिया में। हम लोग भावनाओं में चलते हैं अलग बात है, लेकिन डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स की दुनिया में गणित पे चलती है। और भावनाएं तो जनता के लिए होती है कि जनता इमोशनल होकर सोचे। चलिए, तो अब बीच में उसको रोक देंगे। तो सबसे बड़ी बहन जो माँ के समान है, उसका नाम क्या बताओ? जो से ऑब्जेक्टिविटी। इसकी 3 छोटी बहनें हैं, इसकी 3 छोटी बहनें हैं। और वो जो छोटी बहनें, उनमें से सबसे छोटी बहनों में सबसे बड़ी बहन, यानी कि कौन से नंबर की बहन? सेकंड नंबर की बहन, उसका नाम है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी से थोड़ी छोटी, एक ही साल छोटी है, उसका नाम है इम्पार्शियलिटी। और इम्पार्शियलिटी की बहुत बार एक छोटी बहन हुई, उसका नाम हो गया नॉन पार्टिजनशिप। तो इन चारों को हम एक ही फैमिली के बच्चे के रूप में लेंगे, ठीक है? चलिए, अब जल्दी से बताओ इन सबको हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी को वस्तुनिष्ठता, बहुत बढ़िया, गजब, एकदम सही बताया आप लोगों ने। और न्यूट्रलिटी को, मैं पर्याप्त समय देख रहा हूं कि आप देख लें नोट्स में क्या क्या लिखवाया था पहले, इससे हमारा सम्मान परस्पर बना रहेगा। इम्पार्शियलिटी को, क्या बात है, गजब, निष्पक्षता। चौथा तो नहीं बता पाओगे, अरे बाप रे बाप, यही पता है आप लोगों को? क्या पहले हुआ था क्लास में? क्या मुझे याद है कि मैंने चारों लिखवाए थे पहले भी आपको। राजनीतिक तटस्थता, ठीक है। दरअसल एक ही मूल्य है ऑब्जेक्टिविटी। जब ऑब्जेक्टिविटी का मूल्य 3 अलग अलग तरीकों से व्यक्त होता है, तो ये 3 मूल्य विकसित होते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी में संबंध हमेशा एक तरफा नहीं होता। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप न्यूट्रल ना हो पर ऑब्जेक्टिव हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं मिलेगा कि ऑब्जेक्टिव तो हैं और न्यूट्रल नहीं हो पा रहे हैं। आमतौर पर रिवर्स नहीं होगा, एक साइड से हो सकता है। मतलब न्यूट्रल हुए बिना ऑब्जेक्टिव होना बहुत मुश्किल चीज नहीं होती है। लेकिन यात्रा ऑब्जेक्टिविटी से शुरू करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ेंगे। मैं भी एग्जांपल देकर समझाऊंगा। अभी जो सिचुएशन देश में उसी के एग्जांपल लेंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो पहला मूल्य है ऑब्जेक्टिविटी। आइए यहीं से शुरू करते हैं कि ये क्या चीज है। देखो, ऑब्जेक्टिविटी को समझने के लिए पहले 2 शब्दों पर ध्यान देना है, एक है ऑब्जेक्टिविटी और एक है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी को हिंदी में आप आत्मनिष्ठता कह सकते हैं, ठीक। देखो, वस्तुनिष्ठता के लिए दूसरा शब्द हो सकता है वस्तुपरकता, तीसरा हो सकता है विषय निष्ठता, चौथा हो सकता है विषय परकता। इन चारों का एक ही मतलब होता है, वस्तुनिष्ठ, विषयनिष्ठ, वस्तुपरक, विषय परक। इन चारों का मतलब है ऑब्जेक्टिव। और अंत में लगा देंगे ताता ताता तो हो जाएगा ऑब्जेक्टिविटी, है ना। इंग्लिश में टी, हिंदी में ता, टीता टीता, इस तरह से, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता, ऐसे कर देना बस। क्योंकि भाववाचक संज्ञा बनाने का तरीका अंग्रेजी में टी है, हिंदी में ता है। मतलब कई तरीकों में से एक तरीका ये है। ऐसी सेंस बताएंगे, पहले नाम तो नोट कर लो सबका, एड्रेस तो पता लग जाए। आत्मनिष्ठता को आप, एक शब्द है विषयी निष्ठता, एक शब्द है अहम निष्ठता,
ठीक, अब इसी में तीनों में निश्चितता की जगह परकता भी लगा सकते हैं। तो आत्म परकता, विषयी परकता, अहम परकता, इन सब शब्दों से भी इस शब्द को बोले जाने का रिवाज है। ये मैंने आपको रेंज इसलिए बताई, कभी कोई शब्द घूम फिर के तो तनाव मत लीजिएगा, समझ जाना कि ये बात कहने का प्रयास किया जा रहा है। और अंग्रेजी में जरूर देख लेना, अंग्रेजी से वैसी नफरत नहीं करनी जैसे कुछ लोग करते हैं, देख लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है। तो हम जिन दो शब्दों में अंतर समझेंगे वो है ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी, और उसमें जो अनुवाद हम लेके चलेंगे, जो सबसे पहला अनुवाद है वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता, उसको हम लेके चलेंगे। देखो ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्ट इस शब्द से बना है, ऑब्जेक्ट से बना है ऑब्जेक्टिव, और इसी से बन गया है ऑब्जेक्टिविटी। तो पहले ऑब्जेक्ट समझ लेते क्या होता है, और इधर ये सारे शब्द किससे बन रहे हैं, सब्जेक्ट से बन रहे हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविटी। फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में इन शब्दों पर खूब बहस होती है। हमारी बहस तो बहुत उथले स्तर की बहस है, जिसमें हमें इन शब्दों के बहुत गहरे मतलब पे नहीं जाना है। दर्शन में तो कितने दार्शनिकों ने जिंदगी इसी बात पे खर्च कर दी कि मैं का मतलब क्या होता है, सेल्फ का मतलब क्या है। पूरी जिंदगी खर्च करके चले गए हैं और कोई समझ नहीं पाया फाइनली। इस समझ नहीं कि मैं समझ गया हूं, कोई भी नहीं समझ पाया आज तक कि मैं का दरअसल मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एक मतलब होता है वस्तु, और सब्जेक्ट का मतलब होता है व्यक्ति। ठीक, वस्तु और व्यक्ति में जो अंतर माना गया है वो ये है कि वस्तु में चेतना नहीं होती है, जबकि व्यक्ति में चेतना होती है। दरअसल जो व्यक्ति है वो एक कॉम्बिनेशन है वस्तु प्लस चेतना का। जैसे हमारे पास चेतना है जिसकी वजह से हम अपने आप को मैं कहते हैं, मैं। तो फिलोसफी में सवाल है कि मैं कौन है। इसका जवाब एक व्यक्ति ने दिया जिसका नाम है डेकार्ट। पगला गया एकदम बेचारा, बड़ा गहरा फिलोसफर था, पगला गया एकदम। इतना घातक तरीके से सोच रहा है कि लोग घबरा गए, क्या सोच रहा है। उसने कहा मैं हर बात पे डाउट करूंगा, हर बात पे संदेह करूंगा, मैं इस पे संदेह करूंगा, मैं उस पे संदेह करूंगा, मैं हर चीज पे संदेह करूंगा। और फिर सोचा अरे भाई ये संदेह कर कौन रहा है। उसने कहा इसका उत्तर है मैं यानी कौन संदेह कर रहा है। तो संदेह मेरा हाथ तो करेगा नहीं, मेरा पैर तो करेगा नहीं, संदेह तो कोई चेतन वस्तु करेगी। तो उसने कहा मैं संदेह कर रहा हूं, इसके लिए कम से कम ये मानना पड़ेगा कि मैं तो हूं ही, वरना संदेह कौन कर रहा है। अगर मैं संदेह करने वाले पर भी संदेह करूं तब भी सवाल है कि संदेह करने वाले पर संदेह कौन कर रहा है, वही मैं ही हूं। इस समय संदेह की प्रक्रिया में दुनिया की हर बात पे संदेह हो सकता है, मैं पे नहीं हो सकता। और तब उसने घोषणा की कोजिटो एर्गो सुम अपनी भाषा में, जिसका हिंदी अनुवाद या अंग्रेजी अनुवाद क्या है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। उसके बाद कपड़ा बनाने वाले लोगों ने टी शर्ट पे छापना शुरू कर दिया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। सब डेकार्ड बने घूम रहे हैं, ये नहीं पता डेकार्ड कौन था। जैसे CAA का विरोध, लेकिन CAA कई लोग तो इसी परेशान है, CAB होता है कि CAA होता है। कई तो इसी में दुखी है कि यार नाम चेंज कर दिया आपने झंडा बनवा लिया तो नाम चेंज कर दिया आपने, ये गलत बात है, नाम वही रखना चाहिए था। ये क्या कि घर का नाम अलग, स्कूल का नाम अलग कर दिया उसका। तो ऐसा हो जाता है। फिर डेकार्ट ने बताया कि मैं का मतलब है आत्मा, उस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा है, मैं यानी आत्मा। तो उसके कुछ ही साल बाद एक आदमी डेविड ह्यूम हुआ, उसने कहा डेकार्ट इतना बड़ा गधापन कर रहा था। बोला सच वही जिसका अनुभव, खाली सोचने से क्या होता है। मैं अपनी आत्मा को खोजना चाहता हूं, मैंने खूब कोशिश की, मैं अपने अंदर जब घुसा मुझे आत्मा नहीं दिखी। किसी ने पीछे से बोला घुसा कौन था। मैं जब अंदर घुसा, सुकरात समझ रहे, बड़ा मजा आ रहा हो तुम्हें, आपको ऐसी बातें अच्छी लगती है ज्यादा, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या। मैं जब अंदर घुसा मुझे सब कुछ मिला पर आत्मा नहीं मिली, तो आत्मा नहीं होती। तो पीछे वाले बोल रहे कि अरे घुसा जो था वही थी आत्मा, तू जो घुसा ना वही आत्मा थी, तू समझ नहीं पाया। और अंत में आके एक दार्शनिक स्ट्रॉसर ने तो ये सिद्ध किया कि मैं एक भाषाई समस्या है, ये मेटाफिजिकल इशू है ही नहीं। इस लेवल पर दर्शन में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की बहस होती है, लेकिन सरल स्तर पर ऑब्जेक्ट वस्तु है, सब्जेक्ट व्यक्ति है। ये बात सार्थ जैसे लोगों ने सबसे विस्तार में कही। तो व्यक्ति जिसके पास चेतना है वो सब्जेक्ट है, वस्तु जिसके पास चेतना नहीं है या जो जड़ पदार्थ है वो ऑब्जेक्ट है। तो एक बात समझ में आ गई, सब्जेक्टिव का संबंध उससे है जिसके पास चेतना है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है। चेतना का मतलब क्या होता है, सोचने की शक्ति हो सकता है, महसूस करने की शक्ति हो सकता है। इन सब चीजों को मिला के आप बोल दीजिए चेतना है। मेमोरी की जो पावर है, रिटेंशन की जो पावर है, इन सबको मिला के बोलते हैं चेतना। हम जो कुछ भी ऐसा करते हैं जो हमारा शरीर नहीं करता है वो हमारी चेतना है। जैसे रोने के प्रोसेस में आंखें तो आंसू बहाती हैं, लेकिन उस समय जो दुख है, उस दुख को जो महसूस करने वाली शक्ति है वो चेतना है। खुशी जब होती है तो चेतना किस स्तर पे होती है, उसका रिफ्लेक्शन बॉडी में जैसा भी आएगा, अलग बात है। सोचना, समझना, महसूस करना, ये सब काम कौन करता है, चेतना करती है। उसी चेतना को कुछ लोग बोलते हैं आत्मा है। आत्मा क्या है, चेतन क्रियाओं को करने वाला कोई चीज होनी चाहिए, उसका नाम रख दिया आत्मा। ये मसला है बस, ठीक है। एक चीज ये हुई। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जो वस्तु में स्थित है वो ऑब्जेक्टिव है, और जो व्यक्ति की चेतना में स्थित है वो सब्जेक्टिव है। सो सिंपल। इस गिलास के बारे में जो चीज गिलास में है वो ऑब्जेक्टिव है, इस गिलास के बारे में जो चीज मेरी समझ में है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अगर मैं यूं कहूं कि वस्तु में जो चीजें वस्तु के बारे में हैं वो वस्तुनिष्ठ हैं, वस्तुपरक हैं, और वस्तु में जो वस्तु के बारे में हैं वो आमतौर पर तथ्य हैं। और जो तथ्य है उस पर सर्वसम्मति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तथ्य पर सर्वसम्मति
होना स्वाभाविक होता है। कोई तथ्य इसलिए तथ्य बनता है क्योंकि उसके पक्ष में प्रमाण होते हैं। आप प्रमाणित कर सकते हैं उस चीज को कि भाई ये साबित की जाने वाली चीज है, तो तथ्य इसलिए तथ्य है कि वो प्रमाण है, उसमें सर्वसम्मति है, और यदि कोई उस पर सहमत नहीं है तो ये उसकी समस्या है, न कि तथ्य की समस्या है। ये उस व्यक्ति विशेष की समस्या हो जाएगी। जबकि जब सब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, वस्तु के वे पक्ष जो मेरी चेतना से तय हो रहे हैं, तो जो चेतना से तय होगा उसमें सर्वसम्मति नहीं होगी, क्योंकि वो राय होगी, विश्वास हो सकता है, अनुभूति हो सकती है, ये सब होगा। राय, विश्वास, अनुभूति। और राय, विश्वास, अनुभूति के पक्ष में आप कितने भी तर्क देंगे, उसके विरोधी तर्क हो सकते हैं, उतने ही ताकतवर हो सकते हैं, और इसका मतलब इसमें सर्वसम्मति नहीं होगी, इसमें मतभेद का स्कोप हमेशा रहेगा, और मतभेद नहीं सुलझा तो मनभेद हो जाएगा। जिन जिन मुद्दों में सब्जेक्टिविटी है उनमें झगड़े हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को उसकी ऑब्जेक्टिविटी का पता नहीं होता है। जैसे बाइबल में अभी भी लिखा हुआ है कि सूर्य और पृथ्वी का संबंध, जो हम आज जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य केंद्र में है, वो मानते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य घूम रहा है, बाइबल ये कहती है। और कोपरनिकस ने जो किया, उसने ये किया कि जियोसेंट्रिक धारणा को चेंज करके हीलियोसेंट्रिक धारणा को ला दिया कि केंद्र में पृथ्वी नहीं है, केंद्र में सूर्य है, सौरमंडल के। इसलिए उसको बोलते हैं कि उसने एक रिवोल्यूशन कर दिया ज्ञान की दुनिया में। हीलियोसेंट्रिज्म का विचार कोपरनिकस से हम रिलेट करते हैं, इसलिए करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी समझ में आ गया। अब देखिए कि एथिक्स में इसकी परिभाषा कैसे होगी। अगर मैं और स्पष्ट कर दूं आखिरी एक शब्द में, सब्जेक्टिविटी का मतलब जो मेरी चेतना से क्या क्या जुड़ेगा। जैसे मेरे क्या या मेरी एक तो राय है, 8-10 शब्द बताइए। विश्वास हो ही गया है, वही 3 बोल रहे हो, मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं टाइप से कर रहे हो, कुछ और बताओ ना भाई। अनुभूति हो गया, भावना हो गया। आप कल्पना कीजिए कि देश से बाहर गए हुए हैं, किसी दूसरे देश के लोगों से बात कर रहे हैं, वहां क्या क्या बातें आ सकती हैं। कुछ लोगों ने कहा मेरे संस्कार, मेरे मूल्य, मेरे प्रतिमान, मेरे विचार, भावना हो गया, मेरे आदर्श, मेरी सही बात है, मेरी रुचियां क्या क्या हैं। ये सारी चीजें सब्जेक्टिव हैं। और ऑब्जेक्टिविटी की तरफ केवल एक वस्तु ले लीजिए, तथ्य, वो अकेला इन सब में भारी पड़ जाएगा। बस तथ्य और तथ्यों पर टिके हुए तर्क। आपका तर्क एकदम गलत हो सकता है यदि वो तथ्यों पर मूल रूप से नहीं टिका हुआ है। यदि तथ्यों पर टिका हुआ तर्क है और तर्क बेदाग है, निर्दोष है, तो आपके निष्कर्ष सही निकलेंगे। तो तथ्य प्लस तथ्यों पर टिके हुए तर्क है। हाँ, तो विरोध भी तो विचार के रूप में तो करोगे या भावना के रूप में करोगे, कैसे करोगे। तो मेरे विचार जब सब्जेक्टिव हैं तो मेरे विरोध के विचार भी सब्जेक्टिव हो जाएंगे, है ना। तो मेरे पास जो तथ्य हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं, और तथ्यों पर टिके हुए तर्क कि 2 तथ्य हैं, उन दोनों तथ्यों से जो लॉजिकल कंक्लूजन निकल रहा है बिना किसी फैलेसी के, तर्क दोष के, वो भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, बाकी सब सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब इथिक्स की दुनिया में भारत सरकार आपसे चाहती है कि आपके पास, नोट कर लिया आप लोगों ने, भारत सरकार चाहती है कि आपके पास ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अब देखिए कि वो ऑब्जेक्टिविटी से क्या मतलब निकालती है और आपसे क्या अपेक्षा करती है। ये चारों जो गुण हैं निर्णय की प्रक्रिया के संबंध में है। हमारा सोचने का तरीका, हमारे निर्णयन का तरीका कैसा हो, तो निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में, तो इनमें से किसी की भी परिभाषा आपको लिखनी हो तो शुरुआत में कीजिए निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में। यहां से आप बात को शुरू कर सकते हैं। 2 बातें याद रखनी है कि किस चीज से बचना है और किस चीज पे जाना है, इससे ऑब्जेक्टिविटी की परिभाषा हो जाएगी। निर्णय और चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों, हितों, पूर्वाग्रहों इत्यादि से तटस्थ रहना। तो सबसे पहली बात, निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों, हितों, पूर्वाग्रहों, एक आध शब्द और करना हो तो विश्वासों कर दीजिए। वैसे पूर्वाग्रह भी एक विश्वास ही होता है, वो विश्वास जो किसी समुदाय के बारे में है और गलत है किंतु बना हुआ है। तो निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मूल्यों, हितों, पूर्वाग्रहों और विश्वासों इत्यादि से तटस्थ रहना। प्लस इसके साथ साथ दूसरा गुण क्या है, तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों को ही आधार मानना। जिस व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया इस प्रकार की है, आप धूमधाम से कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का व्यक्ति है, वस्तुनिष्ठ चिंतन वाला व्यक्ति है। स्पष्ट हो गई बात पूरी तरह से। तो इस परिभाषा को चाहें तो जोर से बोल दीजिए। निर्णय या चिंतन की प्रक्रिया में पहला बिंदु, व्यक्तिगत मूल्यों, हितों, पूर्वाग्रहों, विश्वासों, रुचियों भी कर दीजिए, रुचियों इत्यादि से तटस्थ रहना, और अपने निर्णय या चिंतन को तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों पर ही आधारित रखना। यदि ये दोनों गुण आपकी चेतना में हैं, पहला गुण है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब किस चीज से बचना है, क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा है पॉजिटिव, क्या होना चाहिए। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो हम कहेंगे कि आपके पास एक गुण तो इफरात में मौजूद है, उसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। स्पष्ट हुआ। ऑब्जेक्टिविटी के पक्ष में जिन लोगों ने तर्क दिए हैं, जैसे अगर आप बात करें, एक व्यक्ति है सुकरात। तो सुकरात एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव चिंतक है। उस समय तक ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इस सेंस में नहीं था।
सुकरात ने जिस तर्क पद्धति पर बल दिया, वो तर्क पद्धति ऐसी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। उसको बोलते हैं सुकरात के संवादों में। सुकरात संवाद करते थे। अगर सुकरात ने कुछ खास लिखा है नहीं, तो प्लेटो ने सुकरात के तर्कों को लिखा है। प्लेटो ने डायलॉग्स लिखे बहुत सारे, मतलब पुस्तकों को डायलॉग की फॉर्म में लिखा है। तो सुकरात का स्टाइल पता क्या था? जैसे सुकरात के जमाने में एक चिंतक था हेराक्लाइटस, कई चिंतक थे, तो प्लेटो की बुक्स जो है डायलॉग्स हैं, उन चिंतकों के नाम से आती हैं, बहुत सारे नाम से आती हैं। तो एक बार एक आदमी किसी ऐसे प्रोसेस से लौट रहा था जहां कई लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मारा था, और वो खुश था कि मैं सही किया, जैसे मॉब लिंचिंग करके आया था मान लीजिए। और सुकरात इतना समझदार था कि उसके सामने वो टिक नहीं पाता था। और सुकरात विनम्र भी था, गुस्सा नहीं करता था, बहुत प्यार मोहब्बत से बात करता था, और सामने वाले को सामने वालों के तर्कों से ही समझा देता था कि उसने क्या गलत किया है, बिना एग्रेसिव हुए। वैसे भी बातचीत की प्रक्रिया में यदि एक पक्ष एग्रेसिव हो रहा है तो इसका सामान्य मतलब है कि उसके पास तर्क या तथ्य कमजोर है। जिसके पास तर्क होगा, तथ्य होंगे, उसे एग्रेशन की जरूरत है क्या है? उसके पास तो तर्क है ही, तथ्य है ही, प्यार से एकदम मजे मजे में बात को खत्म कर देगा। और जब बात बात प्यार बबूला हो रहा है और तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा कर रहा है, ऐसा मतलब तर्कों का भारी अभाव है उसके पास। तो सुकरात ने उस व्यक्ति को रास्ते में रोक लिया। उसकी गलती थी, घर के सामने से जा रहा था उनके। सुकरात बाहर बैठे, चार पे इधर क्या कर, कहाँ से आ रहे हो भाई? उसने कहा सुकरात आज ये काम करके आया हूँ और बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। तो सुकरात ने कहा अच्छा अच्छा फील कर रहे हो? हाँ। आपको लगता है कि हमने अच्छा काम किया? एकदम अच्छा काम किया है। अच्छा तो मान लो कि अगर ये अच्छा काम है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को भीड़ के द्वारा इस विश्वास पे मार देना कि वह व्यक्ति गलत था अच्छा काम होता है? उसने कहा हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि भीड़ का विश्वास न्याय से ऊपर है। तो उसने कहा मैं जाऊँ अपने घर जाऊँ? गलती से रास्ते ले ले सुकरात, सॉरी मैं वहां से निकल जाता, गलती। सुकरात नहीं बैठो ना, चाय पियो, बात तो करो। उसने कहा सर मतलब ठीक ही लग रहा है, बात तो ठीक लग रही है। फिर सुकरात ने कहा इसका मतलब ये भी हुआ कि मान लो कभी तुम जा रहे हो रास्ते में और भीड़ को ये विश्वास हो जाए कि तुमने किसी का बच्चा उठा लिया है, और भीड़ ने तुरंत न्याय करना उचित समझा, जैसे कि आज तुमने न्याय किया है, तो भीड़ का इस विश्वास से तुम्हें मार देना कि तुम गलत हो वो भी उचित ही होगा। उसने सर पकड़ लिया, सर सॉरी गलती हुई मुझसे, लेकिन अब तो मैं काम करके आ चुका हूँ तो कुछ हो नहीं सकता उसमें, लेकिन हाँ मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। फिर सुकरात ने कहा अब जाओ आगे से ध्यान रखना। ये तरीका था सुकरात का बात करने का। एक बार तो एक आदमी को ईश्वर और नैतिकता के जाल में ऐसा फंसाया, वो ईश्वर को मानने वाला आदमी था, अंत में सिर फोड़ के अपना गया वहां से। ईश्वर और नैतिकता में क्या संबंध है? उसने कहा तुम्हारा ईश्वर नैतिक है? उसने कहा हाँ। ईश्वर इसलिए ईश्वर है कि वो नैतिक है, या ईश्वर नैतिक होने की वजह से ईश्वर है? ईश्वर स्वभाव में नैतिक है, क्या स्थिति है? उसने कहा नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ठीक लग रहा है। फिर सुकरात ने कहा देखो अगर ईश्वर इसलिए ईश्वर है कि वो नैतिक है, तो नैतिकता ईश्वर से बड़ी वस्तु हो गई, और यदि नैतिकता ईश्वर से बड़ी है तो ईश्वर नैतिकता से छोटा है, तो मैं ईश्वर को क्यों मानूं? मैं नैतिकता को ही क्यों ना मान लूं? ईश्वर अनैतिक नहीं हो सकता, यानी ईश्वर को ईश्वर होने के लिए नैतिक होना ही पड़ेगा, और यदि ईश्वर का ईश्वरत्व नैतिकता पे टिका है तो नैतिकता ईश्वर से बड़ी वस्तु है, और यदि मुझे इनमें से एक मानना ही है तो मैं नैतिकता को ही क्यों ना मान लूं, ईश्वर को क्यों मानूं? फिर वो व्यक्ति रुका हुआ है या रास्ता चेंज कर लिया? रास्ता चेंज कर लिया। क्या हुआ? अच्छा आपने कहा रास्ता चेंज कर लिया, मतलब पूछना चाह रही है कुछ, तो रास्ता चेंज कर लिया। सुकरात ऐसा आदमी था, सुकरात को नहीं पढ़ना एक गुनाह है, गुनाह। तो उसको बीच बीच में मौका मिला ना ये सुनने के, बस सुकरात के डायलॉग्स निकाल के ऐसे ही पढ़िए, आपको तर्क करने की जो सही पद्धति समझ में आएगी, तर्क कैसे होता है बिना एग्रेसिव हुए, एकदम ठंडी हवा के झोंके की तरह सामने वाले को पस्त कर देना सीखना हो तो सुकरात से सीखिए। दूसरा एक व्यक्ति जो है उसका नाम है डेकार्ट, रेने डेकार्ट। ये वही है जो पकड़ा गया था, मैं संदेह करूंगा, मैं सब पे संदेह करूंगा। तो इसकी पद्धति का नाम था संदेह पद्धति। ये कहता है कि हर उस ज्ञान पे संदेह करो जिस पर संदेह किया जा सकता है, ताकि एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक हम पहुंच सके। तो डेकार्ट की संदेह पद्धति कहती है कि हर अंधविश्वास पर, हर विश्वास पर संदेह करो ताकि हम सही ज्ञान तक पहुंचे। ये इसका स्टाइल था। पहुंचा उसके बाद भी गलत जगह पे, लेकिन हाँ इसका स्टाइल ठीक था, इसने एक अप्रोच अच्छी बनाई। और ये 17वीं सेंचुरी का व्यक्ति है। मॉडर्निज्म की शुरुआत जब हुई, ऐसा कहते हैं कि मॉडर्निज्म की शुरुआत मुख्य रूप से दो लोगों के हाथों हुई, एक का नाम था न्यूटन और एक का नाम था डेकार्ट। ये दोनों 17वीं सेंचुरी के ही समकालीन व्यक्ति थे, एक ही समय के व्यक्ति थे। इसके थोड़ा पहले एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था, आपने शायद कल परसों बोला था, फ्रांसिस बेकन। देखिए डेकार्ट एक बुद्धिवादी आदमी था। बुद्धिवादी का मतलब जो दुनिया में क्या हो रहा है उसके बेस से बात नहीं करता, तर्कों के बेस से बात करता है। तो जैसे सुकरात ने तर्कों के बेस से बात की, डेकार्ट ने भी तर्कों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ सत्य प्राप्त करने की बात की। और बेकन जो था ये वैज्ञानिक चिंतन वाला आदमी था। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, अनुभव, दुनिया भर का अनुभव लेके फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो बेकन ने रिसर्च और एक्सपेरिमेंटेशन पर बहुत बल दिया ताकि हम सत्य तक पहुंच सके। इसलिए कहते हैं कि वैज्ञानिकों को बेकन ज्यादा पसंद है, मैथमेटिशियंस को डेकार्ट ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक रैशनल साइंस है, जबकि जो साइंसेज है वो एम्पायरिकल है, अनुभविक है। ये अंतर रहता है। और बाद में इन सबके पापा पैदा हुए जो दिखते हैं लगभग 20वीं सेंचुरी की शुरुआत के समय में। उनका नाम है एडमंड हुसर्ल। कभी जिक्र आ जाए तो आप इनका भी जिक्र कर सकते हैं। एडमंड हुसर्ल, इस व्यक्ति के एक विद्यार्थी का नाम था जीन पॉल सार्त्र। और ये जब सार्त्र को जानते हैं, सार्त्र तो 20वीं सेंचुरी का सबसे महान दार्शनिक माना जाता है। सार्त्र ने सोचना जिससे सीखा है
वो हुसर्ल है, एडमंड हुसर्ल। हुसर्ल ने किताब लिखी है, एक सिद्धांत दिया फिनोमिनोलॉजी, और सार्थ की किताब का नाम है द फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, या ऐसे कुछ और पुस्तकें हैं जो फिनोमिनोलॉजी के सिस्टम पे काम करती हैं, उसी चिंतन पद्धति पे काम करती हैं। किताब का नाम एग्जैक्टली मैं ध्यान नहीं करूँ, कुछ ऐसा नाम उसका लिखा है। तो हुसर्ल ने एक तरीका बताया सोचने का। वो कह रहे कि समझाऊं या ऐसी एक वाक्य बोल के निकल जाऊं, समझाऊं? तो समझे, देखिए हुसर्ल ये कह रहा था, ये सब फिलोसफी की चीजें दरअसल है ना, आपके पाठ्यक्रम में उस तरह से नहीं आएंगे, किंतु ऑब्जेक्टिविटी को सीखने के प्रयास में लोगों ने क्या तरीके निकाले, अगर उसको थोड़ी बात करना चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी चेतना में वो मूल विषय कौन सा है जिस पर मेरे सब्जेक्टिव प्रभाव नहीं चढ़े हुए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। कैसे जानूं? उसको बोलते हैं प्योर फिनोमिना, बेसिक फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब जो मैं सोच के नहीं लाया हूं, जो मेरी चेतना में गिवन है, प्रदत्त है, मूल है। उसने कहा कि जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं हमारे पूर्वाग्रह हावी हो जाते हैं। बचपन से अब तक इतने हमारे पूर्वाग्रह बन चुके होते हैं कि हम चीजों को ऑब्जेक्टिवली परसीव भी नहीं कर पाते हैं। निष्कर्ष बाद में निकलते, निष्कर्ष पहले निकल जाते हैं। ये बात शायद आप समझ रहे होंगे कि हम एक ही घटना को देखते हुए हम दो व्यक्तियों का परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। बात के निष्कर्ष छोड़िए, उसको देखने के प्रोसेस में ही हमारे आग्रह हावी हो चुके होते हैं। इसलिए अमीर का बच्चा पेड़ पर चढ़े तो लोग बोलते हैं साहस है, गरीब का बच्चा चढ़े तो बोलते हैं चोर है, फल तोड़ रहा है, फल चोर करके भाग जाएगा। क्योंकि अमीर और गरीब का अंतर आपकी चेतना में ऐसे बैठ गया है कि गरीब का बच्चा वही काम करता हुआ चोर दिखता है, अमीर का बच्चा वही काम करता हुआ साहसी दिखता है। इस लेवल पर सब्जेक्टिविटी को बाहर निकालना है। तो उसने बहुत सारी चीजें बताई, मैं केवल एक चीज बताना चाह रहा हूं। एक उसने शब्द का इस्तेमाल किया, ब्रैकेटिंग, जिसको हिंदी में कोष्ठकीकरण कह देते हैं, ब्रैकेटिंग। उसने कहा कि आप जो चीजों को देख रहे हैं ना, उसको तार तार कर दो, एकदम विश्लेषण करो, चीर फाड़ करो, उसकी खोज खोज के निकालो कि उनमें से कौन सी चीज आपको ऐसी इसलिए लग रही है क्योंकि आपका कोई पूर्वाग्रह बीच में आ गया था। और जब तक फैसला ना हो उन चीजों को ब्रैकेट में रखो कि अभी इसका फैसला होना बाकी है, बाकी चीजों को सार के रूप में देखो। और बहुत लंबे प्रोसेस के बाद उसने कहा, अंत में यह संभावना है कि आप उस मूल ज्ञान को, मूल विषय को, आद्य प्रदत्त वस्तु को, बेसिक गिवन फिनोमिना को जान पाएं जिस पर आपकी चेतना का रंग नहीं चढ़ा हुआ है। इस सिस्टम को सार्थ ने यूज किया, और सार्थ ने मान लिया कि चेतना का विषय क्योंकि चेतना में ही है, इसलिए हम चेतना से तटस्थ होकर किसी विषय को जान नहीं सकते। ऑब्जेक्टिविटी 100% आ ही नहीं सकती, ये सार्थ ने मान लिया। और असल में सार्थ और ये जो है हुसर्ल, इन दोनों ने एक मनोवैज्ञानिक को फॉलो किया था, उसका नाम था ब्रेंटानो। उसके सिद्धांत को फॉलो किया, जिसने बड़ी अच्छी बात कही, हमारी कॉन्शियसनेस जिस सब्जेक्ट पर गौर करती है वो कॉन्शियसनेस में ही है, हम किसी भी स्थिति में उससे तटस्थ होकर कैसे सोच सकते हैं। इसलिए दार्शनिक स्तर पर माना जाता है कि 100% वस्तुनिष्ठता नामुमकिन है। उसकी कोशिश इन सब लोगों ने खूब की, उसके बाद भी रिजल्ट ऐसा है नहीं कि कोई व्यक्ति 100% वस्तुनिष्ठ हो सके। हाँ, एक जवाब दिया जाता है, ईश्वर स्वभावतः नैतिक है, किंतु इसका जवाब क्या है? यदि ईश्वर भी अपने स्वभाव से बंधनग्रस्त है तो वो ईश्वर क्यों है? यदि ईश्वर अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता तो स्वभाव ईश्वर से बड़ा है, तो मैं स्वभाव का सम्मान करूंगा। तो मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्टिविटी की परिभाषा देना, और यदि थोड़ा बहुत आपको बताना पड़े उसके बारे में कहां से तर्क विकसित हुआ तो बता देंगे ठीक से। ऑब्जेक्टिविटी की संभावना, अगर कोई कभी आपसे पूछे क्या 100% ऑब्जेक्टिविटी संभव है, तो देखिए 100% संभव नहीं है। और कई लोग मूर्ख होते हैं, वो पता क्या करते हैं, एक एथिक्स या लॉजिक की दुनिया में एक फैलेसी है, तर्क दोष है, एवरीथिंग और नथिंग। कभी आपको बताना हो ना कि एक तर्क दोष है, एवरीथिंग और नथिंग, ये एक तर्क दोष है। मतलब लोग तर्क करते हुए आमतौर पर क्या गलतियां कर बैठते हैं, उनमें से एक गलती है। और ये गलती पता कैसी होती है, ये आपने जीवन में जरूर की होगी, सब लोग करते हैं, सभी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। विशेष रूप से जहां हम गलत हों अपनी गलती को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप आईएएस बने, सिविल सर्वेंट हुए और गलती से या शौक से करप्ट हो गए, मान लीजिए, ठीक है, और आप करप्ट हैं, 70% करप्ट टाइप के आदमी हैं। 70% मतलब आपके ऑफिस के समय का 70% काम करप्ट चीजों में लगता है, 30% आप ईमानदार वाले काम करते हैं, ऐसे अनुमान कर लेते हैं। और आपकी प्रेरणा है वो व्यक्ति जो 95% पे चल रहा है। आप मन ही मन में ठाने हुए कि मैं एक दिन तुम्हें हरा के मानूंगा, सुरक्षित रहते हुए। और उसी ऑफिस में एक व्यक्ति ऐसा काम करता है जिसके बारे में कहते हैं कि प्योर ऑनेस्ट ए मैन और वुमन ऑफ इंटेग्रिटी है, 0%। अभी हम जानते हैं कि 0% हो नहीं सकता है। कोई कितने भी इंटेग्रिटी वाला व्यक्ति हो, एक आध घटना वैसी ढूंढ लेंगे उसके जीवन में जिसकी आप कह सके कि इंटेग्रिटी की कमी है। जैसे मसलन एक बार क्या हुआ, वो गलती से ऑफिस का पेन ले गया और घर में ऑफिस के पेन से लिख लिया थोड़ा सा, और इसको पता लग गया, इसने कहा ले ये भी करप्ट निकला, ये भी करप्ट है ना, करप्ट, वो भी करप्ट, हम भी करप्ट, अंतर किस बात का है? जब कभी आप ऐसी बात करें किसी के सामने तो मन ही मन में याद रखना, इसको दर्शन की दुनिया बोलते हैं एवरीथिंग और नथिंग फैलेसी, कि भाई या तो 100% ईमानदार हो
और नहीं तो ना हो, बीच में सब बराबर हैं। तो 99.99% बेईमान और 0.0001% बेईमान सब बराबर है, क्योंकि सब बेईमान है। इस विशिष्ट गधेपन का नाम है एवरीथिंग और नथिंग, सब कुछ या कुछ भी नहीं। और ये तर्क हमेशा वो देगा जो किसी गलत रास्ते में ऊपर की तरफ चल रहा है अपनी खाल बचाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत सही है उसकी प्रशंसा, उसकी ईमानदारी उसको बार बार गिल्ट फीलिंग से भर देती है। उस गिल्ट फीलिंग से बचने के लिए वो उन तथ्यों पर जोर देगा, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में जाके ढूंढेगा इसके बारे में कुछ ना कुछ, ताकि वो बोल के अपनी खाल बचा सके। समझ गए? तो कुछ लोग जो रत्ती भर ऑब्जेक्टिव नहीं है वो इसी में काम चलाते हैं, कोई हो ही नहीं सकता तो हम भी नहीं है, फिर क्या हो गया? हमेशा ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिविटी 100% शायद किसी में नहीं हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 0 से 100 की तरफ की यात्रा करना भी मना है। 70 हो, 80 हो, 90 हो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी बेहतर, जितनी ज्यादा हो सके उतनी बेहतर। इस अप्रोच से वस्तुनिष्ठता का विकास करते रहना चाहिए। और कोई पूछे कि 100% क्यों संभव नहीं है, तो सिंपल सा आंसर है, बहुत बड़ा उत्तर देने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल ये बताएं कि हमारे मन में एक तो चेतन पक्ष है, दूसरा क्या है? अवचेतन है, अचेतन है, कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड है। चेतन मन में हम बहुत कोशिश करेंगे तो शायद सब्जेक्टिविटीज को मैनेज कर लेंगे, रोक लेंगे। तो चेतन मन में अत्यधिक प्रयास करने पर यह संभावना बन सकती है कि आप अपनी सब्जेक्टिविटी को खारिज कर दें। यह भी संभावना ही है, पक्का उसके बाद भी नहीं। लेकिन हमारे चेतन मन के प्रोसेसेस पे, प्रक्रियाओं पे, हमारे सोचने के बेसिक तरीके पर ही हमारे अवचेतन अचेतन मन का गहरा प्रभाव होता है। और अवचेतन और अचेतन मन का गहरा प्रभाव इतना गहरा है कि हम सोच समझ के उसको खोज भी नहीं सकते। वो अदृश्य प्रभाव है, अदृश्य प्रभाव जो खोजने से मिलेंगे नहीं, इतनी गहराई से हमारी चेतना के अंदर बैठे हुए हैं। और इस वजह से जो व्यक्ति पूरा दावा करेगा वो भी दरअसल केवल अपने कॉन्शियस माइंड को ही लगभग बड़ी हद तक सब्जेक्टिविटी से मुक्त कर पाएगा। सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पर कैसे कर लेगा? एक सरल सा एग्जांपल, नेपोलियन के बारे में कहते हैं कि नेपोलियन बिल्लियों से बहुत डरता था। मैंने वैसे जिक्र किया था आपके सामने। मान ले कि तथ्य है, क्योंकि बचपन में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो छोटा सा सो रहा था, उसके ऊपर बिल्ली चढ़ गई, खूब पंजे मार के चली गई। वो डर के मारे चिल्ला भी नहीं पाया, उसके मन में खौफ पैदा हो गया बिल्लियों के लिए। ओशो रजनीश ने यहाँ तक लिखा कि वाटरलू के युद्ध में उसको हराने के लिए बिल्लियों के इस्तेमाल की कोशिश की गई, मतलब इस्तेमाल किया गया ताकि उसके मनोविज्ञान को कंट्रोल किया जा सके। मुझे नहीं पता इतिहास में ये बात सत्य है झूठ है क्या है। ओशो की बातों को बहुत सत्य मानने का रिवाज भी नहीं, क्योंकि वो तथ्यों के मामले में गोल-मटोल बात कर लेते थे आराम से। हो सकता है तथ्य ना हो, किंवदंती हो। किंवदंती का मतलब लोक प्रचलित बात हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर नेपोलियन को पता होता कि बिल्ली का भय इस वजह से उसके मन में है, तो भी वो जीवन भर बिल्ली के भय से बाहर शायद नहीं आ पाता। और यदि उससे कहा जाए कि तुम एक पशु पाल लो, तो वो किसी भी सूरत में बिल्ली ना पालता, क्योंकि बिल्ली को नहीं पालने का निर्णय वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अचेतन अवचेतन मन में बहुत गहराई से एक खौफ बैठा हुआ है। उस लेवल पर कहां से लड़ेगा उस चीज के साथ? तो 3 वाक्य में सार, 100% वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, क्योंकि मामला केवल चेतन मन का है ही नहीं, मामला अवचेतन अचेतन मन का भी है, और उसको हम जानते ही नहीं, कैसे कंट्रोल कर लेंगे? दूसरी बात, 100% नहीं हो सकता, इसलिए करना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। जितना ज्यादा हो सके उतना बेहतर है, और अभ्यास करके, प्रयास करके हम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपनी ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए, कोई अगर आपसे पूछे कि ऑब्जेक्टिविटी को कैसे सीखें, ऑब्जेक्टिविटी का फायदा कहाँ ज्यादा मिलता है, तो ऑब्जेक्टिविटी को सीखने के तरीके क्या क्या हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका चिंतन ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो, तो आप क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए? छोटा बच्चा भी क्या कर सकता है, बड़े लोग भी क्या कर सकते हैं, उन सबके बारे में ये बात हम ले सकते हैं। अच्छा, आप लोग जब दिल्ली पढ़ने आए थे, आप में से कुछ लोग तो ऐसे विश्वविद्यालय से पढ़े होंगे जहाँ खूब अच्छी पढ़ाई होती होगी, दिमाग खुल जाता होगा। आप में से कितने लोग ऐसी जगह से पढ़ के आए हैं पहले से, जहाँ अच्छा खासा बौद्धिक अभ्यास होता था पढ़ाई में? गुड। ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं? डीयू से पढ़े हैं आप नहीं? पांडिचेरी तो अच्छा यूनिवर्सिटी है। गुड। और कौन कौन से विश्वविद्यालय में जानना चाह रहा हूँ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आप MNIT से पढ़े? इलाहाबाद से? MNIT इलाहाबाद में नहीं है? अच्छा, MNIT 2 है, बहुत सारी हैं, सबका नाम MNIT है। अच्छा, वहाँ मालवीय है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, ठीक है। हाँ, ऐसे कॉलेज से MNIT वगैरह से पढ़ने से चांस रहता है, IIT से चांस रहता है। DU में पढ़ने से ही तो खैर है ही, आप कॉलेज के अंदर क्लास में जाए या ना जाए, लेकिन वहाँ की हवा अच्छी है, उसमें चिंतन का विकास होने की संभावना है। JNU में हवा की आंधी है, वहाँ तो थोड़ी सी, बाकी जगहों पर थोड़ी सी हवा के रूप में चलता है, ये तो है। तो सीखने का तरीका क्या है? देखिए, सीखने का पहला तरीका है डिबेटिंग करने की आदत डालनी चाहिए। वाद विवाद करने की आदत, विवाद करने की नहीं, वाद विवाद करने की आदत। कई लोग से वाद छोड़ के विवाद पे आते हैं सीधा। डिबेटिंग, द प्रैक्टिस ऑफ डिबेटिंग स्किल्स। मैं डिबेटिंग क्यों कह रहा हूं? देखिए, मंच पर खड़े होकर कुछ भी बोलना डिबेटिंग करना नहीं होता है। आप डिबेटिंग के नाम पे कई बार देखेंगे कि कई लफास टाइप के बच्चे आते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे डिबेट में आते हैं। टॉपिक क्या है, पूरे 5-7 मिनट टॉपिक बात नहीं करते हैं,
ये कविता मारी, फिर एक शेर मारा, फिर एक कविता मारी, बीच में दिनकर को लाए, इसको लाए, उसको लाए, और टॉपिक छोड़ के साइड से निकलते हुए अंत में जोश से खत्म किया। और अंत में कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, ये कह के जोश भर दिया सबके अंदर। कुछ लोग इसको बोलते हैं डिबेट करना। ये डिबेट नहीं है, डिबेट के नाम पर वोमिटिंग है, शब्दों की वोमिटिंग है, शब्दों का वमन है। डिबेट का असली मतलब है किसी विषय के पक्ष या विपक्ष, और अच्छा डिबेटर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ सोचने की क्षमता हासिल करता है। आप जीवन में जैसे मान लीजिए किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर तो आपको जब भी डिबेट होगी पक्ष या विपक्ष में बात करनी होगी। इन अच्छी डिबेट्स में क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष का अभ्यास होता है। मतलब मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में बहुत डिबेट्स बोली हैं, लेकिन एक डिबेट जो मुझे सबसे अच्छी लगी, स्ट्रक्चर उसका, आजकल तो बड़ी अच्छी डिबेट्स होती है। पहले तो क्या होता था कि 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट आप बोलेंगे मंच पे, फिर 2-4 लोग सवाल पूछेंगे आपसे, आपने उनका जवाब दिया, जजेस सवाल पूछेंगे, जवाब दिया, हो गया। उसके पहले तो ये था कि आप बोलेंगे, जाएंगे, ताली बजेगी, हो गया, काम खत्म। हमारे दौर में सवाल पूछने का रिवाज आ गया था डिबेट के अंदर कि पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस सवाल पूछते थे। आजकल तो पार्लियामेंट्री डिबेटिंग चलती है, आपके स्कूल कॉलेज में शायद हुई होगी, जिसको मॉक यूएन कहते हैं, MUN बोलते हैं ना। उसमें तो बोलने का मसला ही खत्म हो गया, उसमें सारा सीधे सवाल जवाब ही चलता रहता है। मुझे ध्यान है कि एक डिबेट जो मुझे जीवन में सबसे शानदार लगी, वहाँ कंसेप्ट क्या था, कई राउंड्स के बाद फाइनल राउंड आया, उसमें 2 ही लोग थे, नेशनल डिबेट थी, 2 लोग थे, एक टॉपिक दिया गया कि ये टॉपिक है। ये डिबेट थी बिट्स पिलानी की बात कर रहा हूँ मैं। पिलानी जानते हैं, राजस्थान का एक शहर है, बिट्स, वहाँ का एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ की डिबेट थी। ओएसिस उनका फेस्टिवल होता है, उसकी डिबेट थी। स्ट्रक्चर देखिए डिबेट का क्या होना चाहिए, और बोलना है 15 मिनट के आसपास, 2-4 मिनट नहीं बोलना है, 15 मिनट बोलना है। दोनों लोग मंच पे खड़े हैं, 2 डाय ये लगे हुए लेक्चर स्टैंड्स। ये नहीं पता कि किसको पक्ष में बोलना है, किसको विपक्ष में बोलना है। आपको केवल टॉपिक पता है, आपको ये नहीं पता कि आपको किस साइड में बोलना है। और फिर ऑडियंस हैं, जजेस हैं, चेयरपर्सन डिसाइड करेंगे कौन किस साइड में बोलेगा। अब आपको तुरंत बताया जाएगा कि आपको इसके पक्ष में 15 मिनट बोलना है, उसके खत्म होते दूसरे व्यक्ति को विपक्ष में बोलना है। और फिर सेकंड स्टेज में क्या है, आपने जो बोला आपको खुद उसको खारिज करना है 10 मिनट में लगभग, यानी अब आपको विपक्ष में बोलना है। अब उस व्यक्ति को अपने विपक्ष में बोलना है, पहले जो बोला। फिर क्रॉस क्वेश्चंस एक दूसरे से करेंगे, सब लोग करेंगे, ऑडियंस करेंगे, उसके बाद जजमेंट आएगा। इसलिए कहते हैं कि डिबेटिंग स्किल का असली मतलब ये है कि आप एक ही मुद्दे के पक्ष और विपक्ष दोनों में सोचने की क्षमता अर्जित करें। और यदि वो क्षमता अर्जित हो गई तो इस बात की संभावना है कि सब्जेक्टिविटी यहाँ पर हावी नहीं होगी। ऑब्जेक्टिविटी का असली मतलब क्या है इन मुद्दों पर, कि आप दोनों तरफ सोच पा रहे हैं। जैसे दोनों तरफ सोचा, बैलेंस हो गया, अब आक्रामक है ही नहीं, एक तरफ झुका ही नहीं है, बैलेंस तो आएगा उससे। तो पहली बात है, डिबेटिंग स्किल्स का अभ्यास बच्चों को करवा सके बचपन से ही। और वो पक्ष या विपक्ष वाला स्टाइल पुराना है, अब तो पक्ष और विपक्ष का स्टाइल है। हर मुद्दे पर दोनों डायमेंशन सोचने का तरीका होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन वाला स्टाइल भी अच्छा माना जाता है। ग्रुप डिस्कशन में 5, 6, 7 लोग एक साथ बैठते हैं, सबको बोलना होता है, और उसमें अपने अपने मत को रखने का मौका बार बार मिलता है। टॉपिक चेंज होते हैं, तो कम से कम सोचने का एक स्तर बनता है। तीसरा तरीका इसमें यह होता है कि स्कूल कॉलेज एजुकेशन में होना ही चाहिए कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, विभिन्न परिप्रेक्ष्य, किसी भी समस्या के या किसी भी विषय के विभिन्न परिप्रेक्ष्य किसी क्लासरूम में बताए जाएं। जेएनयू जिन वजहों से जेएनयू बनती है, जो जेएनयू के विरोधी हैं थोड़ा सीने पे छुरियां चलेंगी, लोड मत लीजिएगा ज्यादा। जेएनयू जिस वजह से जेएनयू है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, वो अकेला विश्वविद्यालय है जो आपको तरह तरह से सोचना सिखाता है एक ही मुद्दे पर। वो आपको बताएगा कि इसको समझने का एक है मार्क्सिस्ट परिप्रेक्ष्य है, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है। इतने में कहीं से आएगा जेंडर डिस्कोर्स वाले लोग बताएंगे कि इसका जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य है वो भी समझो भाई, जेंडर भी तो पर्सपेक्टिव बनेगा। तब तक नीला झंडा लेके कुछ लोग आएंगे कि भाई इसका अम्बेडकर राइट पर्सपेक्टिव क्या है या दलित पर्सपेक्टिव क्या है, वो भी समझो। ट्राइबल पर्सपेक्टिव से भारत में सोचने का अभ्यास पहली बार अब जाके होना शुरू हुआ, और वो भी जेएनयू से शुरू हुआ है। जनजाति विमर्श को बोलते हैं, वो जेएनयू ही शुरू कर रहा है उसको भी, ये भी तो पर्सपेक्टिव है। तो जैसे ही आप किसी मुद्दे को 5-10 निगाहों से देखने लगते हैं, आपको लगता है खोपड़ी खुल गई, जैसे दरवाजे खिड़कियां सब खुल जाते हैं। अब आजकल एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हर चीज में आना शुरू हो गया है। किसी भी समस्या को इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी देखने की जरूरत है। तो एक ऑब्जेक्टिव व्यक्ति की पहली पहचान है कि उसको किसी विषय को विभिन्न तरीकों से देखने की क्षमता है, समझ है। और यदि ये 2-4 तरीके हमारे पास डेवलप हो जाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिविटी काफी नजदीक आ सकते हैं। बेसिक चीजें ये हैं, इन सबको अगर आप कर लेते हैं अभ्यास के माध्यम से तो हो जाता है। मतलब एक चीज है डायरी लेखन। डायरी वही ध्यान रखना, डायरी कौन सी, आज मैं उससे मिलने गई किंतु चिंटू आया ही नहीं, बहुत बेवफा है, इस टाइप की डायरी नहीं। इसको भावनाओं का वमन कहते हैं। विश्लेषणात्मक, चिंतन परक, तथ्य परक, वस्तु परक डायरी, तब उसका मजा है। एक अच्छा तरीका होता है अपने आसपास कुछ बेहतर चिंतनशील व्यक्तियों की संगति में रहना। चिंतनशील व्यक्तियों की संगति, देखिए अगर आपके आसपास कोई सुकरात होगा ना तो आप प्लेटो बन ही जाएंगे। प्लेटो को ही बाद में प्लाटून और बाद में अफलातून कहा गया। तो प्लेटो बनोगे कि अफलातून बनोगे कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है सुकरात कैसा है आपके वाला। प्लेटो के आसपास रह लोगे तो अरस्तु बन ही जाओगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास जो आपकी सब्जेक्टिविटीज पे आपको टोक सके। तरीके जो है 4-5 तरीके ध्यान रखिएगा। अब बताओ ऑब्जेक्टिविटी के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। इसका नुकसान तो क्या होगा, फायदे ज्यादा होते हैं, लेकिन एक आध हानि हर चीज की निकाल लेनी चाहिए ताकि प्रश्न है तो कुछ तो लिख के आए।
ये थोड़ा लिखेंगे तो बताया नहीं था क्लास में, सिर्फ लाभ ही लाभ बताए थे। लाभ क्या है, मतलब पर्सनल सोशल सारी लाइफ को मिला के एक साथ कर लेते हैं। बताइए पहला लाभ इससे क्या होगा? पहला लाभ होगा कि आपके जीवन में संतुलन आ जाएगा, आपके चिंतन में, आपके जीवन में, आपके निर्णयों में, आपकी वर्क लाइफ में एक बैलेंस अपने आप आ जाएगा, संतुलन। फिर संतुलन का ही एक पक्ष ये होता है कि आपके व्यवहार में आक्रामकता नहीं आती है या आक्रामकता कम हो जाती है, क्योंकि आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ में आता है, दूसरों का पक्ष समझने की ताकत। देखो जिस व्यक्ति में दूसरों का पक्ष समझने की ताकत है वो जनरली एग्रेसिव कभी नहीं होगा, क्योंकि एग्रेशन की कोई वजह उसके पास आएगी ही नहीं। उसको पता है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी परिस्थितियां ऐसी हैं, क्योंकि उसका जो परसेप्शन है चीजों को देखने का वैसा है। तीसरी बात है कि जो आप निर्णय लेंगे वो सुलझे हुए होंगे या सुचिंतित होंगे, सुलझे हुए सटीक निर्णय। और ये फायदा केवल वर्क लाइफ में या जीवन में भी है? जीवन में भी आपके निर्णय आमतौर पर सुलझे हुए होंगे, सटीक निर्णय होंगे, और जितने कम गलत फैसले जीवन में करेंगे जीवन उतना कम खराब होगा। सीधी सी बात है ना? किसी का जीवन पूरा अच्छा तो हो नहीं सकता है, तो आपका जीवन कितना अच्छा है इसका संबंध बेसिकली इस बात से कि आपने कितने कम गलत फैसले किए हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी से आपके फैसले ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर प्रशासन की दुनिया में बात करें तो आप इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव ब्यूरोक्रेसी के प्रतिनिधि बन सकते हैं। आप अपने जिले में, अपने राज्य में जब कोई पॉलिसी बनाएंगे, फैसला करेंगे, तो सारे वर्गों को, स्पेशली वंचित वर्गों को साथ लेकर चल पाएंगे। आप किसी एक वर्ग विशेष के पक्ष में नहीं झुकेंगे क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव हैं, किसी एक समुदाय के पक्ष में नहीं है। स्पष्ट है यहाँ तक? अच्छा, एक बात जो कहने की नहीं बची अपने आप समझ में आएगी। अगर आपके निर्णय सुलझे हुए या सटीक हैं, ऐसे निर्णयों को बेशक कोई कोर्ट में चैलेंज कर ले, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाए उन निर्णयों के पीछे, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कह सकते हैं कि लीगल स्क्रूटिनी में भी आपके निर्णय आमतौर पर सही साबित होंगे। न्यायालय की परीक्षा में भी, न्यायिक परीक्षा में भी आपके निर्णय हमेशा सही साबित होंगे, क्योंकि आपके निर्णयों के पीछे ऑब्जेक्टिव बेसिस काम कर रहे हैं, तथ्य हैं, प्रमाण हैं, रिपोर्ट्स हैं, तर्क हैं। आप कोई अतार्किक बात कर ही नहीं रहे हैं, तो कोई जुडिशरी या कोई भी बॉडी कैसे खारिज कर देगी? उसको खारिज कर नहीं पाएगी। और जो व्यक्ति इस तरह के निर्णय लगातार लेगा, आमतौर पर उसका ब्यूरोक्रेसी में सम्मान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ब्यूरोक्रेसी में सम्मान, ऊंचे पद, पुरस्कार, ये सब चीजें स्वाभाविक तौर पर मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव हैं। बस ये कि सरकार उस ऑब्जेक्टिविटी का सम्मान करती हो। कभी कभी सरकार कहती है ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो रहा है, भागा से, क्योंकि सरकार को हमेशा ऑब्जेक्टिव लोग नहीं चाहिए होते। कभी कभी उनको ऐसे लोग चाहिए जो जातिवादी हैं, जो सांप्रदायिक हैं, जो नस्लवादी हैं, क्योंकि उनके माध्यम से कुछ एजेंडा पूरा करना होता है उनको। पर जनरली लॉन्ग रेस में वही सफल हो पाएगा जो ऑब्जेक्टिविटी से युक्त होगा। अब आप बताओ कि ऑब्जेक्टिविटी का क्या कोई नुकसान हो सकता है जीवन में? वस्तुनिष्ठता का नुकसान हो सकता है जीवन में? देखो, हानि एक ही है कि व्यक्ति थोड़ा सा मनहूस टाइप का हो जाता है। लिख दो मनहूस, मनहूसियत पैदा हो जाती है जीवन में। तो कई बार क्या होता है कि भावुक प्रसंगों में जहां आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव होने लगे, वहां आपके जीवन में संकट आ जाएगा, है ना? भावनात्मक प्रसंगों में, पारिवारिक प्रसंग है, दोस्तों से बात चल रही है, आप ऑब्जेक्टिविटी साथ ले गए, वहां पर भी उसे घर छोड़ देना चाहिए था उस दिन, पर आप साथ ही ले गए, वहां भी ऑब्जेक्टिविटी। और किसी दोस्त ने जो पहली गमज़दा है, जो डिप्रेशन के आसपास पहुंच गया है, उसने आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया कि यार तू सच बता, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? मैं स्मार्ट नहीं हूँ? कोई मुझे क्यों पसंद नहीं करती या करता? कुछ ऐसा पूछ लिया और आपने ऑब्जेक्टिव आंसर दे दिया। और आपने कहा देख भाई, वस्तुनिष्ठ उत्तर ये कि तू सच में ऐसा है, कोई पसंद करेगा नहीं तुझे, तेरी नाक टेढ़ी है, तेरी आंख टेढ़ी है, दिमाग तेरा पैदल है, और क्या कोई क्यों पसंद करेगा? तुम मुझे आर्गुमेंट बताओ, कोई क्यों पसंद करेगा? फैक्ट्स बताओ, ऑब्जर्वेशंस बताओ, एविडेंसेस दो मुझे। हमारी क्लास में जो लोग पसंद किए गए उनमें से कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं था, चेहरे में अच्छे थे, चाल चलन में तो नहीं, लेकिन चाल में अच्छे थे, स्मार्ट थे, बाइकधारी थे, स्पाइकधारी थे, वो सब सफल हुए। तेरे पास ना बाइक, ना स्पाइक, ना दिमाग, ना चेहरा, ना मोहरा, कैसे सफल होगा भाई? ऑब्जेक्टिव बात करो, ऑब्जेक्टिव। वो जो डिप्रेशन के कगार पे था, डिप्रेशन में चला गया उसके और बन लो ज्यादा ऑब्जेक्टिव, बात वही ऑब्जेक्टिव बनने की। तो भावनात्मक संबंधों में ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, वहां आदमी को थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव हो जाना चाहिए। एक फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा सा डैश हो जाए, थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा रोमानी हो जाए, ये फिल्म का नाम था ना, उसकी सेंस यही थी उस फिल्म की। इसी बिंदु पर एक चिंतक मैक्स वेबर, जिस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा, उसने भी एक बात कही थी कि रैशनलाइजेशन हमारे जीवन की समस्या है। कभी अगर मौका मिले निबंध में मैक्स वेबर का नाम जरूर कोट कर देना। यूपीएससी ने आज तक एथिक्स के पेपर में 3-4 लोगों का नाम लेके पूछा, उसमें से एक मैक्स वेबर है। और मैक्स वेबर का नाम तो वैसे भी आज आने वाला है, नॉन पार्टिजनशिप पढ़ेंगे ना। नॉन पार्टिजनशिप का विचार पहली बार मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया था। मैक्स वेबर को सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, थोड़ा सा पोल साइंस में बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। इनका जिक्र मैंने एक बार किया था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इन्हीं की किताब का नाम है। तो मैक्स वेबर ने बड़ी अच्छी बातें कही। उसकी जो अप्रोच थी वो बड़ी यूनिक अप्रोच थी, उसका नाम वर्स्टेहन था, जिसका मतलब होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि किसी कृत्य को करने वाले ने अपनी निगाह में उस कृत्य की व्याख्या कैसे की थी, तब तक हम उसका मंतव्य समझ नहीं पाएंगे। ये सोशियोलॉजी में नहीं अप्रोच थी, एकदम नहीं अप्रोच थी।
और अंत में उसने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा संकट है रैशनलाइजेशन। आप ऑब्जेक्टिविटी के क्राइसिस में इसका जिक्र कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन का हिंदी में बोले तार्किकीकरण, ओवर रैशनलाइजेशन बल्कि आप कहिए, अति तार्किकीकरण जीवन का एक बड़ा संकट है। यार होता क्या कि जितना ज्यादा हम तार्किक होते हैं उतना ही सहज भावनाओं से दूर हो जाते हैं। हर चीज में तर्क, ऑब्जेक्टिविटी, जब ये सब हावी होने लगता है तो जीवन की सहज अनुभूतियां, सहज भावनाएं उनसे वंचित होने लगते हैं। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है इसकी बात को समझाने के लिए कि गांव में जो छोटे बच्चे हैं जब बात करते पेरेंट्स से चंद्रमा की, तो क्या बोलते हैं, चंदा मामा है, चंदा मामा, चंदा मामा दूर के। उसके बाद क्या है, जो भी आप बोल रहे हैं समझ याद तो है ही आपको ना, हाँ, चंदा मामा दूर के। तो चंदा जी जो है मामा जी हैं। यही बच्चा बड़ा होता है फिर बोलता है मामा नहीं है, कजन है, कजन है ना। फिर वो बोलते हैं कि तुम चंद्रमा जैसी हो। और जब वो बूढ़ा होता है तो बच्चे बोलते हैं कि आप चंद्रमा जैसे दिख रहे हैं। सिर मतलब उसका। तो मामा से शुरू होकर प्रेमिका बनता है, प्रेमिका के बाद खोपड़ी बन जाता है। लेकिन इसमें मजा कितना है। और इसने कहा मैक्स वेबर ने कि जब से हमने जान लिया कि चंद्रमा एक उपग्रह मात्र है और चंद्रमा की चमक दरअसल चंद्रमा की चमक है ही नहीं, किराए का मामला है, उधार की वस्तु है, तब से किसी को चंद्रमा कहते हुए खराब लगता है। भाई एमएससी मैथ्स, एमएससी फिजिक्स की नायिका है और नायक को बोले तुम चंद्रमा जैसे दिख रही हो, तो बोले अच्छा मेरी चमक मेरी अपनी नहीं है, सूर्य से लाई हूँ। सारी बात का बतंगड़ बन गया, मामला खत्म हो गया एकदम। ये होती है ओवर ऑब्जेक्टिविटी, सारे तथ्य, सारे एविडेंसेस जोड़ के भावनाओं की दुनिया में उतर गए। तो मनहूसियत होती है, ये मजा खराब तो होता है, मनहूसियत हो जाती है। तो एक ही नुकसान है ऑब्जेक्टिविटी का, यदि आप इसको अपने जीवन में ज्यादा कर लेंगे तो मैक्स वेबर का नाम कोट कर दीजिएगा, इससे हमारे जीवन में सहजता खत्म हो जाती है। ये इसका नुकसान है। दूसरा मूल्य है न्यूट्रलिटी। हम ऐसा करते हैं इन दोनों को साथ साथ लेते हैं, न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मीन्स आई एम पार्शियलिटी, मैं भेदभाव हूं, ठीक है। न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी। तो जरा इसका अब बताओ, दोनों को हिंदी बताओ क्या होगा। पूछा आपसे, स्पष्टता, बहुत बढ़िया। कौन सा वाले कौन सा होगा, तटस्थता किसका, तटस्थता। ऐसे तो दोनों उधर लिख रहे हैं, बताओ ना कौन सा वाला, उस तरफ वाले तटस्थता। चलो भाई, तटस्थता और निष्पक्षता। ये जो क्ष है ये उत्तर प्रदेश में छ हो जाता है। निष्पक्षता उत्तर प्रदेश का मतलब आधे उत्तर प्रदेश की आगे सारा इलाका, पूरा भारत बाकी, ठीक। क्या बोलते हैं, निष्पक्षता नहीं निष्पक्षता। चलिए ठीक। देखो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, लगभग सिमिलर है। न्यूट्रलिटी का मतलब है कुछ चीजों से दूर रहना। किस समय, जब आप कोई निर्णय ले रहे हो उस समय कुछ चीजों से दूर रहना, इसको बोलते हैं तटस्थता। और अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्टिविटी के दो पक्ष थे, उन्हीं में से एक पक्ष का नाम है तटस्थता। ऑब्जेक्टिविटी की परिभाषा में क्या था, चिंतन या निर्णय की प्रक्रिया में नंबर एक, अपने मूल्यों, आग्रहों, विश्वासों इत्यादि से तटस्थ रहना और अपने निर्णयों को या चिंतन को तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों पर आधारित रखना। दूसरे वाला हिस्सा हटा दीजिए, पहले वाला बनाए रखिए, तो तटस्थता है, न्यूट्रलिटी है। तो चिंतन या निर्णय की प्रक्रिया में अपने, और आमतौर पर इसको हम अच्छी सेंस में लाने के लिए बोलते हैं अपने पूर्वाग्रहों, अपने विश्वासों। तो आपके जो अपने पूर्वाग्रह है, अपने विश्वास हैं, अपने बाइसेस एक शब्द होता है ना, अभी बाइसेस, बाइस के लिए हिंदी में शब्द है भेदभाव, जैसे कह लीजिए। कोई अच्छा अनुवाद है बाइसेस का, पक्षपात, वो तो है ही, कोई बात नहीं। अपने पूर्वाग्रहों, अपने विश्वासों, और कोई ऐसा शब्द बताइए जिसमें ये हो कि आपका पक्का नहीं पता लेकिन आपको धारणाओं कर लीजिए, अपनी धारणाओं, मूल्य भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने मूल्यों से दूरी बनाकर रखना, ये न्यूट्रलिटी है। कितना सिंपल है, छोटी सी बात है, एकदम स्पष्ट हो गया। तो अगर मैं कहूं कि न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिविटी का एक हिस्सा है, बिना न्यूट्रलिटी सीखे आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते। किंतु ऑब्जेक्टिव होने के लिए केवल न्यूट्रल हो जाना काफी नहीं है। ऑब्जेक्टिव होने के लिए न्यूट्रल होने के बाद तथ्यों, तर्कों, प्रमाणों के प्रति रुचि का विकास करना भी एक आवश्यक वस्तु है। ऐसा बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इम्पार्शियलिटी क्या है, और फिर हम रिलेशनशिप समझेंगे इन सबकी आपस में, ऑब्जेक्टिविटी और इन सबकी आपस में, क्योंकि ये दोनों एकदम एक जैसी चीजें हैं, इसलिए मैं आपको इनको एक साथ लेकर चलना का अभ्यास कर रहा हूं। न्यूट्रलिटी जब किसी विशेष उदाहरण में देखी जाती है उसको निष्पक्षता कह देते हैं। न्यूट्रलिटी एक गुण है जो सामान्य गुण है, और जब यही किसी विशेष स्थिति में एक्टिव हो जाए, विशेष स्थिति में, और ये विशेष स्थिति कौन सी होती है, प्रायः किसी वाद विवाद की स्थिति होती है। कोई वाद विवाद है,
कोई झगड़ा है, मतभेद है कुछ लोगों का, और आपको जज बना के बुला लिया उन लोगों ने, किसी वाद विवाद, मतभेद या झगड़े आदि की स्थिति में यदि आप तटस्थता से निर्णय प्रक्रिया संपन्न कर पाते हैं, तटस्थता से निर्णय या चिंतन करने की क्षमता, इसको हम कह सकते हैं इम्पार्शियलिटी। बस ये ध्यान रखना कि स्पेसिफिक मसला होना चाहिए। तो न्यूट्रलिटी एक जनरल फिनोमेना है, सामान्य स्थिति है। जैसे मैंने कहा था कि कंपैशन सामान्य है, दया विशिष्ट है, ऐसे ही न्यूट्रलिटी सामान्य भाव है, इम्पार्शियलिटी एक विशेष स्थिति में किया गया न्यूट्रल बिहेवियर है। अच्छा, इम्पार्शियलिटी में ध्यान रखना है, दो बातें ध्यान रखनी है। जो दूसरी बात मैं अभी से लिख रहा हूं वो ये है कि हमेशा अच्छी नहीं होती, और इस पर मैं जो भी बात कह रहा हूं वो बात यहां भी अप्लाई हो जाएगी। न्यूट्रलिटी में भी ये बात लिख लीजिए, हमेशा अच्छी नहीं होती। न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी हमेशा अच्छी ही हो ये जरूरी नहीं है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां आपको पार्शियल हो जाना चाहिए, जहां आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, ठीक है, पर ऑब्जेक्टिव वहां भी होना चाहिए। अभी समझते हैं कैसे होना चाहिए। और दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं इम्पार्शियलिटी के मामले में, कभी कभी क्या होता है कि आप इम्पार्शियल दिखने के लिए इम्पार्शियल नहीं हो पाते हैं। इम्पार्शियल दिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है इम्पार्शियल होना, तो दिखने से अधिक महत्वपूर्ण है होना, ये भी लिख लीजिए। इम्पार्शियल दिखने से महत्वपूर्ण है इम्पार्शियल होना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं, उससे बात स्पष्ट हो जाएगी आपको। देखिए, एक होती है माँ, एक होता है बाप, और एरिक फ्रॉम ने बड़े अच्छे तरीके से ना द आर्ट ऑफ लविंग में इन दोनों के चरित्र का विश्लेषण किया ठीक से। तो माँ की निर्णय प्रक्रिया आमतौर पर इमोशन से भरी होती है, और बाप की निर्णय प्रक्रिया आमतौर पर इमोशन से तटस्थ रहती है। उसमें इमोशंस कम रोल प्ले करते हैं, ज्यादा रोल प्ले करता है हित अहित, फायदा नुकसान, सोशल इमेज, मेरी इमेज, परिवार की इमेज, वो सब ज्यादा काम करता है। तो एक सिचुएशन, दो सिचुएशन हैं। आप ये बताएं कि मैंने एक बार हंसी मजाक में आपसे कहा भी होगा कि मान लीजिए कि दो बच्चों में झगड़ा हो गया, एग्जाम्पल दिया था आपको, नहीं तो कोई बात यहाँ ले लीजिए। गरीब मोहल्ले में दो बच्चों में झगड़ा हो गया, उनमें से एक बच्चा आपके घर का है। कल्पना कीजिए, आपसे 10-15 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, आपका ही बच्चा झगड़ा कर गली के अंदर, ठीक से मार पिटाई करके आया, एकदम कमीज के 4 बटन टूटे हुए हैं, एक दांत बाहर आ गया है, चेहरे पे खून के निशान हैं, और ठीक ठाक चोट खाई है, और बड़े वीरता वाले भाव से है। जब उसे पूछा गया क्या करके, उसने कहा छोड़ा नहीं मैंने, मेरा एक टूटा, उसे 3 टूटे, बैलेंस ठीक रहा कुल मिला के। नेट बेनिफिट 2 दांत का है, जो ग्रॉस बेनिफिट है वो 3 दांत का है, लेकिन नेट बेनिफिट 2 दांत का है, क्योंकि एक देके भी आया हूं। अब झगड़े के बाद दोनों माताओं की पंचायत नीचे हुई। अब बच्चे अपने घर में, माताएं नीचे चली गई हैं, और दोनों पतियों को चिंता है कि अब कितने दांत आएंगे पता नहीं अगली बार, क्योंकि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर गई ये दोनों माताएं। तो आप मुझे ईमानदारी से बताइए, जनरली है ना, मैं किसी माता पे आरोप नहीं है मेरा, जनरली जब कोई माँ एक ऐसे फाइट की जजमेंट कर रही होगी, जज बन के सुनेगी, जिसमें एक पक्ष उसका अपना बच्चा है, तो इस बात की कितनी संभावना है कि वो एकदम तटस्थ होकर चिंतन कर पाएगी? 0% है। इसका सही जवाब लड़कियां देंगी, क्योंकि वो बता सकती हैं कि जो चिंतन करने का महिला का खराब, लड़कियों का जो तरीका है वो बता पाएंगे कि उसमें क्या स्थिति रहती है। बताइए, 5% रहेगी फिर भी? अच्छा, 5 आप लोग बताएं कितना 5 to 7 कितना एग्जैक्ट बताए? 7। अब आप 7.235 ऐसा भी कुछ बता सकते हैं। आप बताएं। 1%, 0.1। वाह, देखो क्या जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, 0.1। आप बताइए। सभी महिलाओं से पूछ रहे हैं, बताओ। अच्छा, लड़कियों से पूछ रहे हैं, बताओ। महिला सुन के खराब लगा होगा ना कि इन्हें शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बोलते रहते हैं। बताओ बताओ बताओ। नहीं पता। अच्छा, आप बताइए। 5%, 5% पे सहमति बन गई आप लोगों को लगता है? उधर से आया 0.01%, है ना? 0%। हाँ, सही बात है। वही जैसे मेरे पापा तो एकदम ठीक है, सारा खोट चाचा और ताऊ में ही है, ऐसा नहीं है? लीजिए, अब विरोधी पक्ष आ गया। कितना बताइए आप? आपकी मम्मी आपको बहुत मारती थी, सबकी मम्मी सबको मारती हैं, लेकिन जब आपका झगड़ा किसी बाहरी व्यक्ति से होगा, उस टाइम आपकी मम्मी बन जाएंगी लक्ष्मी बाई आपके पक्ष में। तभी मारती थी। अच्छा, तब आपकी मम्मी के अंदर आपके पापा वाले गुण आ गए थे। ये वाला काम पापा लोग करते हैं आमतौर पे, मम्मी ये काम कम करती है। ठीक, ऐसा होता है कि हर मम्मी एकदम एक खास तरीके से ना बिहेव करेगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो आएंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी नहीं आएंगे। चलिए, अब सिचुएशन रिवर्स कर लीजिए। सिचुएशन रिवर्स। पहली सिचुएशन में मम्मी गई थी, आप कल्पना कीजिए कि एक ही मम्मी गई है, 2 मम्मियां नहीं है, एक मम्मी गई है, दोनों बच्चों को बुलाया, बताओ क्या बात है, पूछा, ऐसा मामला है। सिचुएशन नंबर 2, बाप गया है। अब चला गया बाप, और बाप ने दोनों बच्चों को बुलाया, इधर दोनों, बताओ क्या बात थी। अब आपको क्या लगता है कि उस बाप का बच्चा फायदे में कि नुकसान में?
तो नुकसान में है ना। जब तक जज उसकी माँ है बच्चा फायदे में है जनरली, है ना। अपवाद हो सकता है किसी घर में, जनरली वो फायदे में है। और यदि जज बाप है और मामला सामाजिक अगर हो गया है, कई लोग आ गए हैं और तब बाप जज के रूप में वहां पर है, तो ज्यादा संभावना है कि उसका बेटा या उसकी बेटी गई उस दिन। अब आप देखिए, निष्पक्षता में ना 3 स्थितियां बनती हैं, 3 स्थितियां। पहली स्थिति है कि आपने अपने पक्ष के व्यक्ति को अवैध फायदा पहुंचा दिया, ये निष्पक्षता का पहला उल्लंघन है। इसमें आप निष्पक्ष न तो हैं न दिख रहे हैं। जैसे माँ जज बनने की जगह अपने बच्चे के वकील बन गई उसी मामले में। दूसरे बच्चे ने कहा आंटी ये मुझे आंख दिखा रहा था, तो आंख तो है, तो दिखाएगा नहीं, आंख तो है, आंख है मेरे बच्चे की तो। अभी क्या हुआ, ये माँ जज बन के गई थी, वकील बन गई बिना बात के, जबकि जज को वकील नहीं बनना चाहिए था। इसमें क्या हो रहा है कि माँ ना तो निष्पक्ष है ना दिख रही है, उसको दिखने का इंटरेस्ट भी नहीं है, उसको इस चीज पे पेपर नहीं सोल्व करना है, उसको तो बच्चे को बचाना है अपने। सिचुएशन नंबर 2, बाप गया है। अच्छा, बाप को ये पता है कि समाज भी देख रहा है मेरे निर्णयों को। बाप एक सामाजिक प्राणी होता है। महिलाओं की प्रकृति में ना परिवार की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। महिला अपने परिवार के लिए अपने समाज से भिड़ जाएगी और पुरुष समाज के लिए परिवार छोड़ देता है। बुद्ध हो, जितने सारे पुरुष भागे पे घर छोड़ के अपना घर छोड़ने को सब तैयार बैठे हैं पुरुष लोग, समाज के लिए बड़ा काम करना है उनको। तो पुरुष के लिए परिवार से बड़ा है समाज जनरली, महिला के लिए समाज से बड़ा है परिवार। तो इससे क्या होगा कि महिला का तर्क, महिला का चिंतन अपने बच्चे के पक्ष में रहेगा, ज्यादा संभावना है। नियम नहीं बता रहा हूं मैं आपको, संभावना बता रहा हूं। पुरुष के साथ क्या होगा कि उस पर समाज का दबाव ज्यादा है, सामाजिक प्रतिष्ठा उसके लिए प्राथमिक वस्तु है। मान लीजिए पुरुष ने दोनों पक्षों की बात सुनी और ईमानदारी से पाया कि उसके बेटी की गलती नहीं है, गलती दूसरे बच्चे की है, किंतु समाज में कई लोग देख रहे हैं और उसको लग रहा है कि यदि मैंने ये कहा कि मेरा बेटा ठीक है तो लोग कहेंगे ले न्याय करने के नाम पे भेदभाव कर दिया तूने। तो ये क्या करेगा, बेटे की गलती ने तब भी उसको 2 लगाएगा कस के, क्योंकि इस समय इसके लिए महत्वपूर्ण है निष्पक्ष दिखना, न कि निष्पक्ष होना। तो कभी कभी हम निष्पक्ष दिखने के लिए निष्पक्ष होने से दूर चले जाते हैं, अपने पक्ष के व्यक्ति को जानबूझ के नुकसान पहुंचाना ताकि ये साबित हो सके कि मैं निष्पक्ष हूं। ये सामान्य समस्या है, बहुत मामलों में दिखती है। और जो सीधे लोग हैं वो अपने पक्ष में झुक जाते हैं, न निष्पक्ष होते हैं न दिखते हैं। सबसे अच्छा क्या है, निष्पक्ष होना। और क्योंकि अपने घर परिवार दोस्तों के मामले में निष्पक्षता दिखने और निष्पक्षता होने में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कई बार, इसलिए नियम माना जाता है कि जिस मामले में कोई एक या दोनों पक्ष आपके परिचित हों उस मामले में व्यक्ति को जज बनना ही नहीं चाहिए। जैसे बोबड़े साहब ने, ये नाम है ना चीफ जस्टिस का, इन्होंने क्या किया, जो परसों अक्षय ठाकुर की याचिका आई मृत्युदंड वाले मामले में, निर्भया मामले में, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में निर्णय नहीं करूंगा क्योंकि जो वकील है वो वकील मेरे परिवार का वकील है। क्योंकि मामले के एक पक्ष में उनके परिवार से दूर से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति वकील के रूप में उपस्थित होने वाला है और वहां मेरे सामने चुनौती क्या हो जाएगी, निष्पक्ष दिखने और होने का कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में सबसे अच्छा है कि मैं इस मामले से दूर हो जाऊं। और यहां एक कंसेप्ट है नेचुरल जस्टिस का। मैं एक वाक्य में कहूं तो तटस्थता और निष्पक्षता का बेसिक मतलब है नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों को अपने व्यवहार में ले आना। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। हमारा सुप्रीम कोर्ट और दुनिया के लगभग सारे अच्छे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस शब्द का न केवल इस्तेमाल करते हैं बल्कि बड़ा सम्मान करते हैं इस सिद्धांत का। तो प्राकृतिक न्याय या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, ये माना जाता है जस्टिस की दुनिया में कि निष्पक्ष और तटस्थ होने का एकमात्र तरीका है कि इन सिद्धांतों को ठीक से अप्लाई किया जाए।